जिनका पेपर है PS05 पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। एक ही वीडियो काफी है, इसी वीडियो के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद से आ जाए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर एक मुक्त होकर इस वीडियो को पूरा देख ले। थैंक्स, लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो जिनका पेपर है PS05 उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को घोल के रट के 2 से 3 बार देख लेना, पढ़ लेना। जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो ये वीडियो आपको इतना काम आने वाला है, जितना काम आने वाला है जितना आज तक आपने सोचा नहीं होगा। चाहे आप पूरे साल पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को आपको देख के जरूर जाना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी बुक्स की समरी को पढ़ लेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक थाली है, उसके अंदर खाना भरा पड़ा है। आपने पूरा खाना ही फिनिश कर दिया तो फिर दाना कहाँ से आएगा। मीन्स पूरी की पूरी अगर आप किताब भी पढ़ लोगे, किताब का सारांश ही समझ लोगे, एक कहानी समझ लोगे, तो फिर एग्जाम के अंदर जाके आपको कहानी तो टिप्पनी है। कहानी कैसे टिप्पनी है वो भी जानना है तो मेरे को कमेंट करो, मैं वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले चलो हम जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके लेसन, एक लेसन से लेके 5वें लेसन के बीच की समरी। ऐसे ही हम 3 वीडियो के अंदर 5-5 पार्ट को, 15 पार्टों को जान लेंगे। उसी के अंदर से सवाल आने वाले, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई वादा नहीं है, पूरा पूरा आराम से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। वादा करता हूं आप एक भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे। इस वीडियो को 2-3 वीडियो को पूरा कंप्लीटली जो आपको देखना है। चलो आज के इस भाग 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पहला अध्याय था आपका राजनीतिक परिभाषा एवं विशेष क्षेत्र। पहला अध्याय कौन सा है आपका? PS05 का राजनीति की परिभाषा बतानी है और इसका विशेष क्षेत्र क्या है वो बताना है। संक्षेप के अंदर एकदम कहानी से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। राजनीतिक मोटे तौर पर समाज में सत्ता, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। आपसे पूछ ले कि राजनीति की परिभाषा बताओ तो सिंपल आपको बता देता हूँ, राजनीति इसके शब्द से भी पता चल जाता है। राज मतलब शासन करना, नीति मतलब नियम लगाना। मतलब किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नीतियों का प्रयोग किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। और राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं? जो इन नीतियों का अध्ययन करते हैं उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध सरकार, राजनीतिक दलों और सार्वजनिक नीतियों से है, साथ ही व्यक्तियों और समूह के बीच शक्ति के वितरण और संघर्ष से भी है। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन है जो राजनीतिक व्यवहार, संस्थाओं, सिद्धांतों और नीतियों का विश्लेषण करता है। एकदम सिंपल वे में समझा दो आपको। राजनीति क्या है? समाज में सत्ता, शासन और राष्ट्र को चलाने की जो प्रक्रिया है उसे राजनीति कहते हैं। एंड इन सभी का जो अध्ययन होता है, जिसे सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीति की परिभाषा। परिभाषा हम 3-4 रूप में समझ सकते हैं। एक तो व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में ऐसा कि राजनीति को समाज में निर्णय लेने और संसाधनों को वितरण करने से संबंधित गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब राजनीति क्या है? जो अपने नेता लोग होते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? समाज के अंदर निर्णय लेते हैं कि कौन से संसाधन किसको देने हैं। अब जैसे केंद्र सरकार है, वो बोलती है कि कौन से राज्य को कौन सा कितना क्या संसाधन देने, वो राजनीति हो गई। अपने घर में, अपने समाज में जो लोग पंचायती करते हैं वो भी एक राजनीति करते हैं। ठीक है, और दूसरा है संकीर्ण अर्थ में। अगर छोटे रूप में जानना चाहो तो राजनीति को राज्य और सरकार के कामकाज से संबंधित गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। मतलब अपना राजस्थान राज्य हो गया और भारत देश हो गया, उसके बीच के जो कामकाज से संबंधित गतिविधियां होती है उसे हम राजनीति कह सकते हैं। और तीसरा एक प्रक्रिया के रूप में अगर समझना चाहो तो राजनीति का सत्ता के लिए संघर्ष, शक्ति का प्रयोग और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रक्रिया के रूप में भी किया जा सकता है। मतलब राजनीतिक सत्ता है ना, उसको संघर्ष और शक्ति का प्रयोग करके किया जा सकता है। सिंपल वे में, कोई लोड वाला काम ही नहीं है, एकदम कहानी के द्वारा समझा रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी क्षेत्रों में। अब देखो, राजनीति की परिभाषा जान ली। अब आपके भली 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 7 नंबर का है या 14 नंबर का है, आप इसमें टिप सकते हो कि राजनीति वही पंचायती करना ही राजनीति है, देश को चलाना ही राजनीति है। अब राजनीति का विशेष क्षेत्र, मतलब राजनीति कहाँ फैल रखी है। तो सबसे पहले जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत। भाई राजनीति का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जैसे राजनीतिक विचार पंचायती करते हैं। उदाहरण है जैसे स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, आमने न्याय होगा। और राजनीतिक दर्शन का अध्ययन, जो राजनीति विज्ञान है, जो राजनीति है, बिना दर्शन करो, आप बारे में चर्चा करो, से रिलेटेड ये सब कुछ है। और फिर है तुलनात्मक राजनीति, इसके क्षेत्र है राजनीति सिद्धांत के, यही क्षेत्र है तुलनात्मक राजनीति। विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। भाई अपने देख लो, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रसिया हो गया, और अपने भारत के जो सरकार है, उनकी जो सरकार है, उनके जो काम काज है, जो अपने काम काज है, उनके बीच तुलना करते हैं कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा कम है। उनकी जो भी है ना, वो सब वो तुलनात्मक राजनीति है, वो इसके अंदर आती है। इसका भी ये एक क्षेत्र है।
और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौन सा होता है? जैसे विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध, युद्ध हो गया, शांति हो गई, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, वो क्या रहा था? वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाया ना भारत ने बीच में जाके। ऐसे विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संबंध होते हैं, युद्ध होते हैं, जो कूटनीति होती है, उनसे संबंध रखते हैं, वो भी एक राजनीति का रूप है। अब राजनीतिक व्यवहार, नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, चुनाव, मतदान और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन, ये भी एक है भाई राजनीति। और क्या होती है? जैसे राजनीति का विशेष क्षेत्र अपने में भी हम चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं, राजनीति में अपनी चर्चा करते हैं, वो भी तो एक राजनीति हुई ना। और एक होती है राजनीतिक संस्थाएं, जो सरकार, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही जो अपने होते हैं ना गवर्नमेंट अधिकारी, राजनीतिक दलों जैसे राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ये हो गया इनका विशेष क्षेत्र। अब हम मान के चले एक बार एक सिंपल शॉर्ट रूप में जानना चाहे कि क्या होता है, तो एक सार्वजनिक नीति होती है, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का अध्ययन और उनका प्रभाव। राजनीति का विशेष क्षेत्र कहाँ तक फैला होता है कि जो सरकार होती है, जो कानून होती है, वो नीति बनाती है और उसका अध्ययन करता है और उनका प्रभाव होता है, वही राजनीति होता है। ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, आर्थिक नीतियों का राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन है। ये सब हमने जान लिया दोस्तों राजनीतिक का विशेष क्षेत्र और राजनीति के बारे में। अब अगर संक्षेप में आप जानना चाहो तो राजनीति का क्षेत्र कौन सा है? सरकार, शक्ति और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। सिंपल वे में है कि राजनीतिक क्षेत्र क्या है भाई? सबसे बड़ी होती है सरकार, उसके पास क्या होती है? शक्ति, और शक्ति के पास क्या होता है? शक्ति से क्या चलता है? अपना समाज चलता है। इनके बीच में व्यवस्था होती है ना, जो व्यवस्था बनाकर रखने का काम करती है वो राजनीति करती है। जबकि राजनीति विज्ञान इन सभी पहलू का व्यवस्थित अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान तो किताब है, इन सभी का वर्णन करती है, इन सबको समझती है, इन सबका विश्लेषण करती है। ये आपका हो गया एक पार्ट क्लियर। इसके अंदर हमने जाना राजनीतिक क्या है और राजनीतिक अध्ययन क्या है और इनका विशेष क्षेत्र क्या है। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है हमारा राज्य की बदलती भूमिका। पाठ से ही आपको पूरा का पूरा सारांश समझ में आ जाना चाहिए। राज्य की बदलती भूमिका मतलब राज्य का आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र। राज्य की बदलता भूमिका का मतलब है समय के साथ राज्य सरकार की भूमिका में बदलाव आना। समय के साथ सब चीज बदलती है तो राज्य भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। पहले राज्य को एक नियंत्रक और न्यायक के रूप में देखा जाता था, मतलब एक गुलाम की तरह देखा जाता था कि केंद्र सरकार सब चीजें को कंट्रोल करती, उद्योगों को कंट्रोल करती, और ये सिर्फ सरकार जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ उन पर नियंत्रण रखती है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा करो, बस नॉर्मल यही, मतलब लीडर का काम करती। और अब क्या करती है? अब ये हो गई सुविधा प्रदाता, ये खुद अपने आप से उद्योगों को सपोर्ट करती है, आगे ले जाती है, इससे रिलेटेड काम करना शुरू कर दिया है। तो पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अधिक देखा जाता है। माई CBSE गाइड वैश्वीकरण के कारण, मतलब जो विदेशों की चीजें हैं जो अपने भारत के अंदर आ रही है, अपने राज्य के अंदर आ रही है, राज्य की भूमिका में और बदलाव आया है, जिससे लोक कल्याण कार्य जैसे कार्यों में क्षति पहुंची है, सीमित भूमिका हो गई है। मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर की विदेशी कंपनियां, वो अपने देश के अंदर आ रही है, अपने राज्य के अंदर आ रही है। इससे क्या होता है? अपने राज्य के अंदर जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, जो नॉर्मल प्रथाएं होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने पे आ गई है। जो यहाँ पे काम हुआ करता था वो बाहर से एक्सपोर्ट हो जाता है, आयात हो जाता है, तो उससे रिलेटेड सब थोड़ा वो हो जाता है। तो इससे हमारी जो राज्य की भूमिका है वो बदलती जा रही है। अब बात करें राज्य की बदलती हुई भूमिका के मुख्य पहलू कौन कौन से, तो सबसे पहले नियंत्रक से सुविधा प्रदाता, मतलब पहले नियंत्रित था राज्य, उससे क्या हो गया? सुविधा प्रदाता हो गया। ठीक है। अब कैसे हुआ ये जानते हैं। राज्य अब सीधे तौर पर उद्योगों और व्यवसायों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें सुविधा प्रदान करने और विकास के लिए अनुकूलित वातावरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले राज्य क्या करता था? जो उद्योग और धंधे होते हैं उन्हें नियंत्रित करता था। अब उन्हें नियंत्रित करने के बजाय उन्हें सुविधा प्रदान करता है ताकि विकास हो सके और वातावरण पर ध्यान दे सके। दूसरा है नियामक पर्यवेक्षक, मतलब राज्य विनियामक भूमिका से आगे बढ़कर उद्योगों और व्यवसाय के दर्शन की निगरानी करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करता है या नहीं करता है। पहला जो उद्योग धंधे होते थे उसमें ये क्या भूमिका बढ़ाता था, तो आगे बढ़ चढ़कर राज्य भाग लेता था, राज्य की सरकार। अब क्या होती है? अब राज्य सरकार बोलती है कि जो ये वैश्विक कंपनियां आ रखी है, जो काम कर रहे हैं, वो किसी देश को या अपने पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना, नहीं पहुंचा रहे, तो इनको आगे बढ़ना दिए जाए। मतलब ये आगे बढ़ गई है और देश की जो राज्य की जो भूमिका है वो बदल चुकी है।
अब बात करते हैं कल्याणकारी राज्य से सीमित राज्य। वैश्वीकरण के प्रभाव से आपके प्रश्न आ सकता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो साथियों, वैश्वीकरण उसे कहते हैं जो देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है। राज्य की भूमिका को लोक कल्याणकारी कार्यों से हटकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा जैसे मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। जो राज्य सरकार थी पहले लोक कल्याण कार्यों पर ज्यादा ध्यान देती थी, अब उनके बजाय ये कानूनी नीतियों पर ज्यादा ध्यान देने लग गई है। बाजार के साथ सहयोग। राज्य अब बाजार शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बजाय उनके साथ सहयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का राज्य भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि वैश्वीकरण का राज्य की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, फिर पढ़ेंगे सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, और फिर कल्याणकारी कार्यों में क्या कमी आई, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की आर्थिक संप्रभुता में कमी हो गई, क्योंकि बाहर की कंपनी आई, सस्ता ब्रांड बेचने लग गई और इधर के वहां पे महंगी पड़ने लगी। तो इससे क्या हुआ, लोक कल्याणकारी की कार्य हैं, जो आर्थिक रुपए हैं, पूंजी है, वो थोड़ा आना कम हो गई, क्योंकि बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ गया, बाहर की कंपनियों का प्रभाव बढ़ गया। सामाजिक रूप में क्या पड़ा, सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव। राज्य को अब सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार की ताकतें और वैश्विक हित हावी हो रहे हैं, बाहर की कंपनियां बहुत ज्यादा हैवी हो रही हैं। कल्याणकारी कार्यों में कमी। वैश्वीकरण के कारण राज्य को अपने कल्याणकारी कार्यों को कम करना पड़ा है, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ सकती है। साफ है, अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर असमानताएं तो फैलनी है। निष्कर्ष आपको बता देता हूँ इस पूरे पाठ का क्या है। राज्य की भूमिका में बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है, जो वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ बदलती है। राज्य को इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अपनी भूमिकाओं को अनुकूलित करना होगा, ताकि वो अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सके। तो साथियों, इस पाठ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राज्य की बदलती हुई भूमिका। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, राज्य के मुख्य पहलू जाने कि जो पहले राज्य था नियंत्रक से सुविधाप्रस्त हो गया और फिर न्यायिक से पर्यवेक्षक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कल्याणकारी राज्य से सीमित राज्य के बारे में जाना, बाजार के सहयोग कैसे करता राज्य उसके बारे में जाना, और वैश्वीकरण का जो क्या प्रभाव पड़ा राज्य पर उसके बारे में जाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कल्याण के रूप से। और फिर हमने इस पाठ का संक्षेप जाना। अब बात करते हैं हम आपके सबसे प्यारे थर्ड पार्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा और हमारे बीच रह गया कि राज्य अवसर की समानता, धन का समान वितरण, सामाजिक न्याय आदि सुनिश्चित करता है। इस दौरान राज्य ने विकास और कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई है, ठीक है। विकासशील राज्य धर्मनिरपेक्ष और मनोविज्ञान को मूल्य को बढ़ावा देता है और सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। कौन करता है, अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं आपका तीसरा अध्याय है अधिकार। तीसरा अध्याय का नाम क्या है, अधिकार। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, हम टोटल आपके 16 अध्याय है, हम इसको 3 वीडियो के अंदर पूरे की पूरी इसी प्रकार पाठ को संक्षेप के अंदर समझ लेंगे। अगर आपको 16 अध्यायों की समरी जानना है, इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो ये 16 अध्यायों की पीडीएफ फाइल एंड एक जो आपका पेपर होने वाला है उसका मॉडल पेपर, उसके आंसर की मैं आपको क्वेश्चन की नहीं दे सकता, आंसर की मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर से 50 से 60% प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर क्लिक करना, चैनल पर चले जाना और मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको चारों के चारों पीडीएफ भेज दूंगा। इसकी कॉस्ट साथियों ओनली फॉर 99 रुपीज रखी गई है। मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, उस पर पेमेंट करके आप चारों के चारों पीडीएफ फाइल पा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिनको लेना है वही मैसेज करें, अन्यथा मैं आपको ये 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इन्हीं वीडियो को 3-4 बार देखना, आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे अध्याय, वो है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक या दावा। ये किसी व्यक्ति को कुछ करने या प्राप्त करने की कानूनी, सामाजिक या नैतिक अनुमति देता है। क्या साथियों, कोई पूछ ले अधिकार की परिभाषा बताओ, तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कानूनी और समाज और कानून कुछ अनुमतियां देते हैं, उसे हम अधिकार कहते हैं। संक्षेप में अगर आप जानना चाहो तो अधिकार वे चीजें होती है जो किसी व्यक्ति को समाज या कानून द्वारा प्राप्त होती है और जिनका उपयोग वो अपने भले के लिए कर सकता है, वो होता है अधिकार।
अब जानते हैं अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, मौलिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं और सामाजिक अधिकार होते हैं। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, समझ गए? मतलब समान रूप से रहने का अधिकार है एंड स्वतंत्र रहने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हो वो अधिकार है, धर्म से जी सकते हो, जो चाहो वो धर्म को मान सकते हो वो अधिकार है, स्वतंत्र शिक्षा पाने का अधिकार है और अपने विचारों को, अपने सब चीजों को उपचार करने का अधिकार है। और दूसरा है कानूनी अधिकार। ये अधिकार कानून द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इनका उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून के भी कुछ अधिकार होते हैं जो आप पर लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कानून स्थापित करते हैं, सरकार कानून बनाते हैं, उनका आप उल्लंघन करते हो तो आप पर कार्रवाई होती है। और फिर तीसरा अधिकार है सामाजिक अधिकार, जो आपको समाज के अंदर प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। फिर होते हैं नैतिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति के विवेक और नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, जैसे सत्य बोलने का अधिकार और दूसरों के साथ सम्मान पेश करने का अधिकार। जैसे आप और हम में तो अभी एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक सम्मान हो गया। आप सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करोगे तो और भी बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। जो आपके एग्जाम होने वाले PS06, HI0506, उन सभी के ऐसे ही PDF फाइल मिलते जाएंगे। अब हमारा नैतिकता है, जब मैंने ये 4 फाइलों को बनाने में मेरे को बहुत सारी मेहनत लगी, कम से कम मेरा बहुत सारा खर्चा आया होगा, तो मैं इसकी कॉस्ट कम से कम नहीं है तो 399, 499 रख सकता था, लेकिन मैंने एक नॉर्मल कॉस्ट रखी 99, ताकि आप PDF लेके आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं अधिकारों का महत्व। अधिकारों का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर? अधिकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है, आराम से जीने में मदद करता है। अधिकार व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अधिकार समाज में न्याय और समानता स्थापित करने में भी मदद करता है। अधिकार सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं ताकि सरकार तानाशाही ना हो जाए और शक्ति को मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। अधिकारों का संरक्षण मानव अधिकारों और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको बता देता हूँ 3rd अध्याय के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। 3rd अध्याय के अंदर हमने पूरा का पूरा अधिकारों के बारे में जाना। सबसे पहले तो अधिकारी की परिभाषा जानी हमने कि अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद हमने अधिकारों के प्रकार जाने, जैसे मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार एंड नैतिक अधिकार। और फिर अधिकारों का महत्व समझा। इसी के साथ आपके 3 पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब है चौथा पार्ट है आपका स्वतंत्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं बता देता हूँ। इन 5 पार्टों के अंदर से कम आपको 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 100 to 100%। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्ति या आजादी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, समूह या राष्ट्र अपने स्वयं के मामलों पर निर्णय लेने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र तो होता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या प्रबंधक के। अब जैसे कि भारत गुलाम था। गुलाम कब था? 1947 से पहले। तो उस समय भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी नहीं थी। वो उनको इंग्लैंड से प्रस्ताव पास करवाना पड़ता था, उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी, तो वो स्वतंत्रता नहीं होती। किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्ति, वो बाहरी नियंत्रण था भारत पर। अब किसी भी भारत का बाहरी नियंत्रण नहीं है, तो इसे हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। अगर आपको कुछ चीजें करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए अगर आपको किसी से अनुमति लेनी पड़ती है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप अपने मन मर्जी के मालिक हो तो उसे आप स्वतंत्रता कह सकते हो। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। स्वतंत्रता को कई तरीके से समझा जा सकता है। कौन कौन से तरीकों से समझा जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने और अपने कार्य को करने की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के। एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन के अंदर क्या क्या निर्णय लेता है वो खुद डिसाइड करना है, बिना किसी बाहरी रीजन के। दूसरा होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ये एक राष्ट्र को अपनी नीतियों को निर्धारित करने और अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के। अपना भारत राष्ट्र है, वो अपने अंदर के मामलों को खुद ही डिसाइड करना है, बिना किसी बाहर के हस्तक्षेप के। और तीसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मतलब एक राष्ट्र अपनी नीतियों को निर्धारित करने और अपने मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की। और चौथा होता है विचारों की स्वतंत्रता। वो ये एक व्यक्ति को अपने विचार रखने और उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। और एक होती है कानूनी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के कई प्रकार है। ये कानून द्वारा स्थापित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को संदर्भित करता है। जो कानून, जो सरकार होती है वो कानून बनाती है,
उन अधिकारों को और स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, भाषण दे सकते हो, और सभा की स्वतंत्रता भी आपको मिलती है कानूनी स्वतंत्रता के अंदर। अब आपको मैं एक संक्षेप रूप में समझाना चाहूँ, वैसे मैंने आपको पूरा समझा ही दिया स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन फिर भी अगर एक बार संक्षेप रूप में समझाना चाहूँ तो स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिम्मेदारी के साथ आती है। क्या? स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जिम्मेदारी के साथ आती है। एक स्वतंत्र व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। यह दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में हमने क्या क्या जाना वो भी एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्ति पाकर, आजादी पाकर अपने लिए कार्य करे, अपने स्वेच्छा से कार्य करे, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता को किस किस प्रकार से समझा जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझा जा सकता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से समझा जा सकता है, विचारों की स्वतंत्रता से समझा जा सकता है, कानूनी स्वतंत्रता के माध्यम से समझा जा सकता है। 4 पार्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं 5वें पार्ट के अंदर। 5वां पार्ट है नागरिकता। साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं और नागरिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बीए फाइनल ईयर में नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, इससे विभिन्न तरीके कौन कौन से, और नागरिकता से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझाया जाता है। इसके अलावा नागरिकता के अधिकार, कर्तव्य और नागरिकताओं की समाप्ति के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता क्या है, व्हाट इज द ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा आ जाए नागरिकता क्या है, तो आपको इतना बताता है कि नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। याद नहीं रहेगा, अपने राजस्थान और मेरे बीच का संबंध है, जिससे व्यक्ति को राज्य द्वारा कुछ अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। जैसे हमारे भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा हमें कुछ अधिकार और सुरक्षा प्राप्त है ना, और बदले में हमें क्या देना होता है? राज्य को, व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है, भारतीय नागरिक प्राप्त करने के तरीके, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जन्म है, वंश से, तो मान के चलते हैं जन्म से कैसे? जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म आए वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। चाहे माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, मतलब वो किसी भी देश से बिलोंग करते, फर्क नहीं पड़ता। 1950 से 1987 के बीच में जो भारत में जन्म आए वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। अब बात करें वंश से। वंश से कैसे? जैसे 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2006 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, वो भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। जैसे कि 1987 1 जुलाई से 2004 के बीच जो इंसान जन्मा है भारत के अंदर, उसमें से चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक भारत का होना चाहिए, तो वो भी भारत का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा भारत की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। ये पंजीकरण क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का सामान्य निवासी है या जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं और वो उसकी आयु है जो 18 वर्ष से कम आयु है, जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है, वो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और 5वां तरीका होता है देशीकरण द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो भारत में 12 वर्षों से रेगुलर रह रहा है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की 30 अनुसूची की आवश्यकता को पूरा करता है, वो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और 5वां है क्षेत्र के समावेश द्वारा। यदि कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जैसे पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है और भारत के अंदर शामिल हो गया, तो वहाँ के सारे निवासी होते हैं उसे अपन भारत का निवासी मान सकते हैं। अब भारत के अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, नागरिकता के अधिकार कौन कौन से और कर्तव्य कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, सच्ची बता देता हूं आपको, मैं 100% लिख के दे सकता हूं। कल आपका 17 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उन्हीं में से कम 40 नंबर के क्वेश्चन तो इन्हीं 5 पार्टों के अंदर से ही आने वाले हैं। और जब आप कहानी समझ के जाओगे ना, तो आपको नो डाउट एकदम आराम से चैप्टर क्लियर कर पाओगे। इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली 99 रुपये पे करो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, इसके अंदर भेजो, पेमेंट करके ये ले लो। छोटा सा अमाउंट है, लेकिन कल एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है भाई। भारतीय नागरिक को कई अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं, जैसे देश के कानूनों का पालन करना होता है, देश की रक्षा करनी होती है और पर्यावरण की भी रक्षा करनी होती है। नागरिकता की समाप्ति, मतलब भारत अपनी नागरिकता की समाप्ति कब कर देता है? भारतीय नागरिकता कुछ परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है।
किस सिचुएशन में हो सकती है, वो है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। जैसे आपने पाकिस्तान की ले ली, अमेरिका की ले ली, और आप सोचो मैं भारत की भी नागरिकता करूँ, नहीं भाई इम्पॉसिबल, आपको नागरिकता से हटा दिया जाएगा भाई। और दूसरा होता है देशद्रोह करना। अगर आप देश के अंदर कुछ द्रोह करते हो, कुछ धोखाधड़ी करके बाहर भागते हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और भारतीय नागरिकता त्याग करना, अगर आप खुद से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहते हो तो उस क्षेत्र में भी आपको भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और फिर बात करते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, और नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है। और भारत में दोहरी नागरिकता या ड्यूल सिटीजन की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। इसी के साथ आपके 5 अध्याय पूरे होते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, टोटल आपके 16 अध्याय हैं PS05 के अंदर। कल आपका एग्जाम होने वाला है 9 बजे से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। 5 पार्टों की समरी हमने जान ली है, आने वाले 2 वीडियो के अंदर 11 और पार्टों की समरी जान लेंगे। इस प्रकार टोटल आपके 16 पार्टों की समरी हम जान लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक खतरनाक 10 मॉडल पेपर देने वाला हूँ, जिसके अंदर से कम 60% प्लस क्वेश्चन आंसर आने की संभावना रहती है। अगर आपको वो PDF चाहिए और 16 पार्टों की समरी चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को ज्वाइन कर लो एंड पर्सनल मैसेज करो, 99 रुपीज पे करो एंड चारों के चारों PDF पाओ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल डियर माय गाइस, बाय बाय। पॉलिटिकल साइंस PS05 जिनका कल पेपर होने वाला है 19 जुलाई को, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसके अंदर एक चैप्टर से लेकर 5वें पार्ट तक सारा का सारा सारांश बताया, एक बच्चे की तरह कहानी के द्वारा समझाया है। इस वीडियो के अंदर हम 6 लेसन से लेकर 10 लेसन के बीच में 5 पार्टों का ऐसे सारांश समझा दूंगा जैसे एक छोटे बच्चे को ABCD सिखाते हैं। वो जिंदगी भर नहीं भूलता, आप भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कल के एग्जाम के अंदर अगर आपको टॉप करना है, अच्छे से एग्जाम दे के आना है, तो पार्ट 2 ये देख लो, इसके बाद पार्ट 1 देख लेना, और इसके बाद जो आने वाला पार्ट 3 है, जो 11वें लेसन से लेकर 16वें लेसन के बीच की पार्ट की समरी होगी, वो देख लेना। कल सुबह मॉडल पेपर दे दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर है जो सॉल्व हो जाएगा। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है आपका लोकतंत्र PS05 का। लोकतंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है। यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता लोगों के हाथों में होती है और लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार चलाते हैं। देखो, शाब्दिक 2 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो सीधा एक ही आपका आंसर होना चाहिए, वो है लोगों का शासन या लोगों द्वारा चुना हुआ शासन। अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। जनता का शासन, लोकतंत्र, लोक आ गया जहां मतलब लोग, तंत्र मतलब चलाने की विधि, ठीक है। फर्स्ट है जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता खुद को शासित करने वाले शासकों को चुनती है। हम ही लोगों को चुनकर भेजते हैं, शासकों को चुन के भेजते हैं। और दूसरा है समानता। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे PM नरेंद्र मोदी हो, चाहे अपने सड़क किनारे बैठने वाला चपरासी हो, ठीक है। स्वतंत्रता, नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति और अन्य मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अपने मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है, नागरिक बोल सकता है, भाषण दे सकता है और विरोध भी कर सकता है। जवाबदेही, सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है भागीदारी। नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। और पारदर्शिता, सरकार के काम काज में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को पता रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यह है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब जानेंगे लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है। लोकतंत्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। हमें जनता सीधे तौर पर किसी भी मसले पर निर्णय लेती है, उसे क्या करते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जनता होती है जो सीधे तौर पर निर्णय लेती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे हम विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, तो हम विधानसभा में MLA साहब को चुनते हैं और MLA साहब चुनकर किसे चुनते हैं? CM चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव हो गए। लेकिन अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, जो सरकार चलाते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं, वो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो देश के शासन का आधार है। भारतीय लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है,
जो सरकार चलाते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं। ये है भारत का लोकतंत्र। बात करते हैं लोकतंत्र का महत्व क्या है, तो लोकतंत्र नागरिकों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार देता है, जिससे वो सुनिश्चित होता है कि सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करे। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। ये लोगों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जो इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर हमने क्या क्या जाना। देखो, लोकतंत्र आपके पार्ट है। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा जानी। परिभाषा है लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन। उसके बाद हमने लोकतंत्र की विशेषताएं देखी। विशेषताएं कौन कौन सी है? जनता का शासन, समानता है, स्वतंत्रता है और सरकार को जवाबदेही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी भागीदारी है, पारदर्शिता है। लोकतंत्र के फिर हमने जाने प्रकार कौन कौन से, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर हमने जाना भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र कैसा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ पे लोकतंत्र कायम है। भारत का संविधान है वो कौन सा है? लिखित संविधान है। और जो भारत का देश का शासन है ना, जो आधार है वो संविधान ही है। ठीक है। उसके बाद हमने जाना था लोकतंत्र का महत्व क्या है भारत के अंदर। लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पार्ट होता है क्लियर। अब बात करते हैं आपका अध्याय 7वां है प्लेटो। प्लेटो कौन था? प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक था, जो लगभग 628 से 348 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में काम किया। प्लेटो कौन था? एक यूनानी दार्शनिक था। ठीक है। जन्म उसका किया हुआ था 348 ईसा पूर्व हुआ था और 347 ईसा पूर्व चल बचा था। गुरु और शिक्षा। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। और शिष्य कौन था? अरस्तु। अब बात इस अरस्तु के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज वाला इसका नाम था अरस्तु ही है। अब बात करते हैं दर्शन, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के दर्शन का रूप का सिद्धांत और न्याय, नैतिकता और वास्तविकता की प्रकृति जैसे विषयों पर उनके प्रमुख विचार थे। मैन प्लेटो को किस लिए जाना जाता है? उसके राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। कौन कौन से? न्याय, नैतिकता और वास्तविकता की प्रकृति जैसे विषयों पर उन्होंने विचार किया था। अकादमी, उन्होंने अपनी पहली कॉलेज खोली, उसका नाम था अकादमी, जिसके अंदर अरस्तु 20 वर्ष तक पढ़े थे। ठीक है। उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा की शुरुआत एक संस्था मानी जाती है। सबसे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, जिसका नाम था अकादमी। लेखन, प्लेटो ने कई दार्शनिक संवाद लिखे, जिनमें से रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध है। साथियों याद रखना, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रिपब्लिक। ठीक है। अब बात करते हैं प्रभाव। प्लेटो का प्रभाव, उनके विचारों ने पश्चिमी दार्शनिक परंपरा की नींव डाली। अब बात करें प्लेटो के दर्शन के प्रमुख पहलू। रूप का सिद्धांत, जो कि बाद में अरस्तु ने इसे असिद्ध कर दिया था। प्लेटो का मानना था कि भौतिक दुनिया की वस्तुएं पूर्ण और शाश्वत रूपों की प्रतियां हैं। आत्मा का सिद्धांत, उन्होंने आत्मा को 3 भागे बताए। कौन कौन सी? तार्किक, उत्साही और भूख वाला। और तीसरा इनका मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत और पहलू था न्याय। उनका मानना था कि न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सद्भाव और संतुलन की स्थिति है। और उन्होंने शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। प्लेटो ने शिक्षा को समाज में प्रगति और स्थिरता के आवश्यक भी माना था। अब बात करते हैं प्लेटो के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में निहित, जहाँ उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वो है जहाँ न्याय स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति पर कार्य करे। उनका मानना था कि शासक को दार्शनिक होना चाहिए, जो ज्ञान और न्याय से पारंगत हो। ठीक है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो उन्होंने न्याय के बारे में बताया था, और फिर आदर्श राज्य के बारे में बताया था, और दार्शनिक राज्य के बारे में बताया था। मुख्य रूप से प्लेटो की 3 ही चीजें थी। उनका मानना था कि जहां पर न्याय व्यवस्थित हो, जहाँ पे आदर्श राज्य हो एवं दार्शनिक राजा हो, वहां का शासन बहुत ही सुचारू ढंग रूप से चल सकता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपने नियत कार्य को करना और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत का कार्य करना है और किसी के दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाना है। आदर्श राज्य, प्लेटो ने एक ऐसी राज्य की कल्पना की जिसमें 3 वर्ग होते हैं: राजा, शासक, दार्शनिक मान सकते हो, सैनिक
और उत्पादक वर्ग। ठीक है, दार्शनिक राजा कौन था, या परिभाषा आ सकती है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दार्शनिक राजा क्या होता है। प्लेटो का मानना था कि शासक को दार्शनिक होना चाहिए, जो ज्ञान और न्याय में पारंगत हो और जो राज्य के हित में निर्णय ले सके। आपके अध्याय 8वीं की तरफ, 8वां अध्याय है अरस्तु। कौन सा अध्याय है, अरस्तु। अरस्तु कौन था, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक था जो 384 ईसा पूर्व में स्टागिरा में पैदा हुआ था और 322 ईस्वी पूर्व उसका निधन हो गया था। वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के महान गुरु थे। जो सिकंदर महान था उसके गुरु थे, कौन थे, अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से, अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने राजनीतिक, नैतिकता, तर्कशास्त्र, साहित्य, जीव विज्ञान और भौतिक सहित कई विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तर्कशास्त्र का पिता माना जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तर्कशास्त्र का पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। उनकी प्रमुख पुस्तक ऑर्गनॉन तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अरस्तु के कुछ प्रमुख योगदान भी शामिल है। उनमें से सबसे पहला है तर्कशास्त्र, दूसरा है राजनीति, और भी है, उसे पढ़ेंगे, उससे पहले इसे जान लेते हैं। अरस्तु के प्रमुख योगदान कौन कौन से, तर्कशास्त्र। उन्होंने तर्कशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप दिया है और ऑर्गनॉन में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। राजनीतिक, उन्होंने उन्होंने पॉलिटिक्स नाम पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की सरकारें और उनके गुणों पर चर्चा की थी। फिर उन्होंने नैतिकता, जीव विज्ञान और साहित्य के बारे में भी अनुसरण किया था। उनकी पुस्तक निकोमैचेन एथिक्स में उन्होंने सद्गुणों और अच्छे जीवन के बारे में विचार प्रस्तुत किए। जीव विज्ञान, उन्होंने फिजिक्स, उन्होंने विभिन्न जीवों का अध्ययन किया और हिस्टोरिया एनिमेलियम में अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। ठीक है, साहित्य, उन्होंने पोएटिक्स में त्रसदी और महाकाव्य कविता के सिद्धांतों पर भी चर्चा की है। अनुकरण सिद्धांत, उन्होंने साहित्य और कला में अनुकरण के महत्व को भी जोर दिया है। उन्होंने साहित्य के बारे में भी लिखा है, किसने, अरस्तु ने। 4 कारण, उन्होंने किसी भी चीज के 4 कारण बताए, कौन कौन से, भौतिक, औपचारिक, प्रभावी और अंतिम की पहचान। विरेचन सिद्धांत, उन्होंने साहित्य और कला के माध्यम से भावनाओं को शुद्ध करने के अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। अब शॉर्ट रूप में जानना चाहे अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु के विचारों ने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव डाला और उनके कार्यों का अध्ययन आज भी किया जाता है। मुझे पता है आपको अरस्तु के बारे में कुछ समझ में नहीं आया होगा, एकदम शॉर्ट और शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला हमारा 7वां अध्याय था। 7वां अध्याय कौन सा था, 7वां अध्याय था प्लेटो। कौन सा था, प्लेटो। अब मैं उसी से आपको समझा देता हूँ। 7वां अध्याय था प्लेटो। प्लेटो का शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु। ठीक, और अरस्तु किसका गुरु था, अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर, महान सिकंदर। ठीक है, तो पहले प्लेटो के बारे में हमने जाना, अब हम अरस्तु के बारे में जाना। अरस्तु ने तर्कशास्त्र, राजनीति की और नैतिकता, जीव विज्ञान, साहित्य, इन सभी के बारे में अपना पक्ष रखा है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं अध्याय 9, निकोला मैकियावेली। निकोला मैकियावेली 1469 में जन्म हुआ था और 1527 में गुजर गए थे। एक इतालवी पुनर्जागरण के लेखक, दार्शनिक और राजनेता थे। उन्हें द प्रिंस, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, द प्रिंस के लेखक कौन है, निकोलो मैकियावेली। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो राजनीतिक और शक्ति के बारे में एक प्रभावशाली ग्रंथ है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संस्थापकों में से माना जाता है। मैकियावेली फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। उन्होंने फ्लोरेंटाइन गणराज्य में एक राजनयिक और सरकारी अधिनियम के रूप में काम किया था। 1498 में उन्होंने फ्लोरेंस चांसलरी का सचिव चुना गया था। 1512 में मेडिसी परिवार के फ्लोरेंस के लौटने के बाद मैकियावेली को पद से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय लेखन में बिताया और असली काम यहीं से शुरू होता है। मैकियावेली के लेखन में द प्रिंस इनकी पुस्तक है, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग ये भी इनकी एक पुस्तक है, और द हार्ट ऑफ द फॉर शामिल है। द प्रिंस में मैकियावेली ने एक शासक के लिए व्यवहारिक सलाह दी है कि वो सत्ता कैसे हासिल करें और उसे बनाए रखें। उन्हें तर्क दिया कि एक शासक को नैतिक रूप से सही होने की तुलना में प्रभावी होने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
सबसे पहले एकदम शॉर्टकट रूप में बता देता हूँ कि मैकियावेली की मेन पुस्तक है द प्रिंस, और द प्रिंस के अंदर ये लिखा गया है कि एक शासक होता है, उसे व्यवहारिक सलाह दी गई है कि वो कैसे सत्ता को हासिल कर सकता है, वो कैसे जनता पर दबाव डाल सकता है, वो कैसे अपने आप को प्रभावी कर सकता है और कैसे देश का शासन चला सकता है। ठीक है, मैकियावेली के विचारों को अक्सर मैकियावेलियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है चालाक, धोखेबाज और अनैतिक। पहले ही मैंने आपको बताया था चालबाज आदमी था। हालांकि कई विद्वानों का कहना है, तर्क है कि मैकियावेली एक यथार्थवादी थे जिन्होंने सत्ता और राजनीति की वास्तविकता को समझा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि एक शासक को अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। एक जो शासक होता है लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद के पेट भराई के लिए काम करना चाहिए, भले ही इसका मतलब नैतिक रूप से संदिग्ध तरीकों का उपयोग करना हो। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ मैकियावेली के लेखन, जो मन संक्षेप आपको मैकियावेली के रूप में कुछ जानना है ना, मैकियावेली के रूप में संक्षेप, तो ये इतना याद करना पड़ेगा आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैकियावेली के लेखन का राजनीतिक इतिहास और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या मैकियावेली के लिखने के तरीके से या लेखन से राजनीतिक हिस्ट्री, इतिहास और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संस्थापकों में से एक माना जाता है और उनके विचारों को आज भी बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमने जाना मैकियावेली के बारे में। अब जानते हैं मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन के कुछ मुख्य पहलू। राजनीति को एक अलग क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि शासकों को अपने कार्यों के लिए नैतिक या धार्मिक विचारों से बंधे होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें केवल राजनीतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा था इनकी शक्ति पर यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैकियावेली ने शासकों को सलाह दी कि वे शक्ति और शासन के वास्तविकताओं को समझें, और ये है कि उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने से नहीं डरना चाहिए, जिसमें छल, धोखा और बल सब शामिल है। राज्य की सुरक्षा और स्थिरता पर जोर। मैकियावेली ने तर्क दिया है कि शासकों का मुख्य कर्तव्य राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। भाई, राजा का मुख्य काम क्या होता है? राज्य की सुरक्षा करना और स्थिरता सुनिश्चित करना। उन्होंने सलाह दी है कि शासकों को अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य की बाहर खतरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों गणतंत्रतावाद का समर्थन। हालांकि मैकियावेली द प्रिंस के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने गणतंत्रतावाद का भी समर्थन किया। उन्होंने लिवी की 10 पुस्तकों पर प्रवचन में गणतंत्र सरकार के लाभों और एक मजबूत नागरिकता समाज के महत्व को भी जाना था। राजनीतिक व्यवहारिक। मैकियावेली ने राजनीतिक में व्यवहारिकता पर जोर दिया। उन्होंने शासकों को सलाह दी कि वे आदर्शों या सिद्धांतों में बंधे होने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें। निष्कर्ष संक्षेप जानना है आपको, तो मैकियावेली के विचारों ने राजनीतिक चिंतन पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। उनके कार्यों ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों और राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये है मैकियावेली। अब बात करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स बीए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। उनका मुख्य काम राजनीतिक दर्शन और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पर है। खासकर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? लेविथान। हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था और वो मर गए कब? 1679 में। ठीक है, हॉब्स को उनके राजनीतिक दर्शन के लिए भी जाना जाता है और उनकी प्रमुख पुस्तिका कौन सी थी? लेविथान है। उनके अंदर उन्होंने काफी कुछ वर्णन किया है पॉलिटिकल्स के बारे में। थॉमस हॉब्स के प्रमुख विचार कौन से थे? सामाजिक अनुबंधन। हॉब्स का मानना था कि सरकार का गठन लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन के माध्यम से होता है। दूसरा इनका कौन सा विचार था? निरंकुश संप्रभुता। वे एक मजबूत निरंकुश शासक के प्रबल समर्थक थे जो सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तीसरा था प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन सबसे विरुद्ध युद्ध के रूप में किया, जहाँ जीवन एकांत, दरिद्र, घृणित, पाशाविक और छोटा होता है। अब हम इनके और विचारों को जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेविथान के बारे में, जो उनकी प्रमुख पुस्तिका है।
उनकी प्रमुख पुस्तिका कौन सी? लेविथान। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेविथान में उन्होंने एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया जो लोगों को अराजकता से बचा सके। मेन लेविथान का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक राजा को शक्तिशाली बनाना। भौतिकतावाद, हॉब्स एक भौतिकतावाद थे। उनका मानना था कि केवल भौतिक चीजें ही वास्तविक है। हॉब्स का बीए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या महत्व है वो भी हम जानेंगे। सबसे ज्यादा है राजनीतिक दर्शन। ये किसके बारे में ज्यादा है? हॉब्स के बारे में। हॉब्स के विचार राजनीतिक दर्शन के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर सामाजिक अनुबंध, संप्रभुता और राज्य की भूमिका जैसे विषयों पर। सामाजिक विज्ञान, उनके विचार सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए भी प्रासंगिक है, खासकर सामाजिक व्यवस्था, संघर्ष और मानव स्वभाव जैसे विषयों पर। ठीक है, उनके और कौन विचार थे? और विचार थे तर्क और वाद विवाद। ठीक है, हॉब्स के विचारों को चुनौती देना और उनका विश्लेषण करना छात्रों को महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच और वाद विवाद कौशल विकसित करने में मदद करता है। संक्षेप में अगर आप सोचना चाहो, समझना चाहो तो थॉमस हॉब्स एक प्रभावशाली दार्शनिक हैं जिन्होंने राजनीतिक दर्शन, सामाजिक अनुबंधन और मानव स्वभाव पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार बीए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं। ये दोस्तों आपके इसी के साथ हमने क्लियर कर दिया है पार्ट आपके 5। कौन से पार्ट 5 क्लियर किए? पार्ट 6 से लेके 10 तक समरी जान लिए एकदम आराम से। अब इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, पार्ट 1 देख लो। पार्ट 3 के लिए पार्ट 3 कमेंट करो, बहुत ही जल्द पार्ट 3 भी आपके लिए आ जाएगा। उनका तर्क है कि मनुष्य का स्वाभाविक रूप से सामाजिक या राजनीतिक नहीं है, प्रकृति की स्थिति युद्ध की स्थिति है और हमें स्वचेतना पूर्वक एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो आपसी सहमति पर आधारित हो, अपने सदस्यों के बीच एक मौलिक समानता की पूर्व कल्पना करे। साथियों, पार्ट 1, 2 और 3 की पीडीएफ चाहिए और मॉडल पेपर के आंसर की चाहिए तो फटाक से टेलीग्राम के चैनल की लिंक पड़ी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड मुझे पर्सनल मैसेज करो। वहाँ पे 99 रुपये एक छोटी सी फीस पे करनी होगी, चारों के चारों पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। बाकी एज योर विश पार्ट 3 के लिए कमेंट करो पार्ट 3। बाय, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, ये वीडियो PS05 जिनका कल पेपर है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए, ये है तीसरा पार्ट है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम 6 पार्टों की समरी पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 जो पहले पार्ट अपलोड किए उसके अंदर 5-5 पार्टों की हमने समरी पढ़ ली है। समरी आपको इस तरह समझाई है जैसे कि एक छोटे बच्चे को ABCD कैसे समझाते हैं जिसे उसको जिंदगी भर याद रहता है, उसी प्रकार हमने समझाई है। तो वो 2 वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लेना। सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जो PS05 है इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। चलो सबसे पहले हम अध्याय 11 जॉन लॉक इसके पार्ट के सारांश को जानते हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप फटाक से सॉल्व कर पाओ। जॉन लॉक एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक, BA अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। उनका अनुभववाद, राजनीतिक दर्शन और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक और दार्शनिक विचारों पर गहरा प्रभाव डालता है। जॉन लॉके कौन था? 1632 में जन्म हुआ और 1704 में उसकी मृत्यु हो गई। अनुभववाद के जनक, लोगों को अनुभववाद का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? अनुभव है। साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मॉडल पेपर कैसे मिलेगा जो आज आपका पेपर होने वाला है वो भी बताता हूँ। 2 पार्ट कहाँ मिलेंगे सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहो। कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही वीडियो काफ़ी है। फिर है सामाजिक अनुबंध। उनका सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बताता है कि सरकार लोगों के साथ एक समझौते के रूप में बनती है और लोगों को सरकार को बदलने या उखाड़ फेंकने का अधिकार है। यदि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो लोग सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। फिर है प्राकृतिक अधिकार। लोके ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना है। लोके ने क्या बोला है कि स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक यानी प्रकृति का अधिकार माना है जो सरकार द्वारा नहीं छीन सकते। और फिर लोके ने बताया राजनीतिक दर्शन। उनके राजनीतिक दर्शन ने सीमित सरकार और संवैधानिक शासन के महत्व को जोर दिया है। फिर है ज्ञानोदय। लोके के विचार ने ज्ञान उदय युग को प्रेरित किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर भी उनका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके प्रासंगिकता को।
राजनीतिक दर्शन कैसा था लोके के? लोके के विचार राजनीतिक दर्शन के छात्रों के लिए आवश्यक है, जो सरकार, अधिकारों और स्वतंत्रता की प्रकृति पर उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट रूप में भी समझाऊंगा, सिर्फ आप कहानी सुनो, याद रखो, क्योंकि आज का पेपर के अंदर यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। फिर है अनुभववाद। अनुभववाद ज्ञान और ज्ञान के स्रोतों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक विचार। लोगों के विचार आधुनिक राजनीति यानी अभी की राजनीति और दार्शनिक विचारों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जॉन लॉक के राजनीतिक विचार। जो जॉन लॉक था उसके राजनीतिक विचार क्या थे वो बताते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले, 2 नंबर के, 7 नंबर के और 14 नंबर के जो क्वेश्चन बनने वाले वो कैसे बनेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। प्राकृतिक अधिकार। राजनीतिक विचार में सबसे पहला कौन सा था? प्राकृतिक अधिकार। दूसरा सामाजिक अनुबंध और तीसरा था सरकार का उद्देश्य। लोक का मानना था कि मनुष्य के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो सरकार द्वारा दिए या छीने नहीं जा सकते। मतलब लोके का मानना है कि मनुष्य के पास कुछ ऐसे अधिकार होती है जो प्रकृति ने ही दिए होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, अपने स्वेच्छा से जीने का अधिकार हो गया। ये प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं, ये अधिकार सरकार मनुष्य से नहीं छीन सकती। ये है लोके का कहना है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध। उनका मानना था, किसका? लोके का, कि सरकारें लोगों की सहमति से बनती है। मतलब सरकार हम बनाते हैं, लोगों की सहमति से बनती है और लोगों को अपने शासकों को बदलने का अधिकार है। लोग अपने शासकों को बदल सकते हैं यदि वे अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे। फिर जानते हैं सरकार का उद्देश्य। लोक के अनुसार, किसके अनुसार? लोक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। अब साथियों हम बात करेंगे संपत्ति का अधिकार के बारे में। ये जॉन लॉक के अनुसार उन्होंने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना है जो श्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। सहमति और प्रतिनिधित्व। लॉक ने जोर दिया है कि सरकार को लोगों की सहमति संचालित होना चाहिए और लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। और फिर कानून का शासन। उनका मानना था कि सरकार को कानून के अनुसार चलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी जो कानून बन रखे हैं सरकार भी उसी के हिसाब से चलेगी, ना कि सरकार बना के कानून को छेड़छाड़ कर दी जाए। सीमित सरकार पे उन्होंने बल दिया है, यानी लोक ने सीमित सरकार की वकालत की, जिसका अर्थ है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए जिससे लोगों के अधिकारों का सम्मान कर सके। सहिष्णुता। लोक ने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की और उनका मानना था कि सरकार को लोगों को अपने धार्मिक मान्यताओं को पालन करने की पूर्णतः स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब बात करते हैं जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला अमेरिका क्रांति पर पड़ा। लॉक के विचारों ने अमेरिका क्रांति को प्रेरित किया और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा में उनके विचारों को प्रतिबिंबित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति। लॉक के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया और फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में उनके विचारों को भी शामिल किया गया। ये हैं कुछ लॉक के विचार। फिर जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। लॉक के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया है और फ्रांसीसी क्रांति को घोषणा पत्र में उनके विचारों को शामिल किया गया। और फिर जानते हैं लोकतंत्र। लॉक के विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है उदारवाद। लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उदारवाद का जनक किसे कहता है, वो है लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है और उनके विचारों ने उदारवादी राजनीतिक दर्शन को आकार दिया है। साथियों इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या जाना वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जॉन लॉक की सबसे पहले हमने उनके बारे में जाना, उनके बारे में जानने के बाद उसके राजनीतिक दर्शन के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जानने के बाद उनकी प्रशासनिकता के बारे में जाना और प्रशासनिकता जानने के बाद हमने जॉन लॉक के राजनीतिक विचार जाने, जो प्राकृतिक सामाजिक अनुबंधन, सरकार का उद्देश्य क्या था, संपत्ति का अधिकार, कानून का अधिकार, सीमित सहिष्णुता और फिर राजनीतिक विचारों के प्रभावों के बारे में जाना कि क्या क्या कौन सी राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा है इनके विचारों का। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते अपने अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय हमारा जीन जैक्स रूसो।
जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सामाजिक अनुबंध, एमिली जैसे कार्य, फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रूसो के जीवन और कार्यों का संक्षिप्त विवरण हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। ठीक है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, सामान्य इच्छा और शिक्षा जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य कार्य इनका क्या था? सामाजिक अनुबंध, एमिली जूलिया द न्यू हेलवाइज एंड कन्फर्मेंस। ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 2 जुलाई 1778 के अंदर। एंड विरासत के अंदर रूसो को आधुनिक राजनीति और शैक्षणिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और उसके बाद में हम जानते हैं रूसो के अपने जो बीए अभी के एग्जाम है उनके अंदर, उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं जो जानने लायक है, जो हमें अपने जीवन के अंदर उतारनी चाहिए। रूसो का अध्ययन बीए अंतिम वर्ष के राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है। विद्यार्थी उनके राजनीतिक दर्शन, सामाजिक अनुबंध, शिक्षा पर विचार और साहित्य कार्यों का अध्ययन करते हैं। उनके कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि छात्र उन विचारों को प्रशासनिक और प्रभाव को समझने में मदद कर सके और रूसो के विचारों को आलोचनात्मक व्याख्या कर सके। अब थोड़ा जानते हैं इस पूरे पाठ का संक्षेप। इसका जीन जैक्स का जो रूसो है उसका संक्षेप। जीन जैक्स रूसो एक प्रभावशाली दार्शनिक थे जिनके विचारों ने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। उनके कार्यों का अध्ययन छात्रों को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से समृद्ध समझ प्रदान करता है। ठीक है। और फिर अब हम जानेंगे रूसो के राजनीतिक विचार। क्या? रूसो के राजनीतिक विचार। सामाजिक अनुबंध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये राजनीतिक अनुबंध। रूसो का मानना था कि सरकार और जनता के बीच सामाजिक अनुबंध होना चाहिए जिसमें सरकार जनता की इच्छा की प्रतिनिधित्व करे और लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दे। लोगों को सरकार को चुनने का पूरा हक होना चाहिए और बदलने का भी हक होना चाहिए जिससे लोगों का अधिकार बचा रहे। और दूसरा था सामान्य इच्छा। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा को प्रतिपादित किया जो सामूहिक रूप में लोगों की वास्तविक इच्छा को दर्शाती है, ना कि व्यक्तिगत हितों को। ठीक है। रूसो ने सामान्य इच्छा को, अवधारणा को प्रतिपादित किया। वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति को नहीं दोहराती, व्यक्तिगत हितों को नहीं दोहराती, हर एक व्यक्ति को दोहराती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था। रूसो ने प्रकृति की अवस्था की कल्पना की है जहाँ मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और सामाजिक असमानता और बुराई करती में। उनका मानना था कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता त्यागता है और सामान्य इच्छा के अधीन होता है। अब इनका एक और विचार था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे जहाँ सीधे कानूनों के निर्माण और सरकार में भाग लेते थे। ये रूसो था वो किस लोकतंत्र को सपोर्ट करता था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। शिक्षा। रूसो का मानना था कि शिक्षा का प्राकृतिक परिवेश में दी जानी चाहिए, मतलब प्रकृति की गोद में देनी चाहिए जिससे क्या बच्चे कुछ सीख सकें। अब रूसो के विचारों को जान लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया, फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया, विशेष रूप से उनके सामाजिक अनुबंधन और सामान्य इच्छा के विचारों ने। ठीक है। उनके राजनीतिक विचारों ने आधुनिक राजनीति और सामाजिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सामाजिक अनुबंध और एमिल आज भी राजनीतिक और दार्शनिक बहस के विषय बने हुए। तो साथियों इसके अंदर हमने क्या क्या जाना? रूसो के बारे में जाना, राजनीतिक विचार और उनके क्या क्या प्रभाव रहे। अब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड हम बचपन से इसको पढ़ के आए हैं क्योंकि ये समाजवाद को सपोर्ट करता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 16 अध्याय की समरी एंड प्लस एक मॉडल पेपर जिसका आंसर की है हमारे पास, आंसर की हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये 4 PDF आप 45 मिनट के अंदर ये 4 PDF पढ़ सकते हो और अगर 4 PDF पढ़ लिया तो आपसे वादा करता हूँ, 1000% वादा करता हूँ, उन 4 PDF के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, एक भी सवाल 4 क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। तो 3 PDF ये पढ़ लेना, एक वो मॉडल पेपर पढ़ देना। ये मिलेगा कैसे आपको? नीचे
डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ से मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको स्कैनर भेजूंगा। एक छोटा सा अमाउंट दे रखा है मैंने 99 रुपीज़ में, चारों PDF मिल जाएंगे दोस्तों। 20 रुपये भी कॉस्ट नहीं आएगी, चारों PDF सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। फटाफट से सीधा, बकवास नहीं करनी, सीधा के सीधा डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको स्कैनर भेजता हूँ, पेमेंट डालो एंड आपके पास चारों के चारों PDF आ जाएंगे। आप 45 मिनट में पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ और 14 मार्च 1883 को उनका निधन हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बातें। 5 मई 1818 को ट्रियर जर्मनी में जन्म और 14 मार्च 1883 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य कार्य क्या था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल। उनके मुख्य विचार कौन कौन से थे? पूंजीवाद की उन्होंने हमेशा आलोचना की। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वो बोलते थे शासक वर्ग और शासित वर्ग में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के समर्थक थे। श्रम का मूल्य सिद्धांत और अधिवेश मूल्य की अवधारणा। पूंजीवादी समाज में शोषण और वर्ग संघर्ष को वो उन्होंने बताया और एक वर्गहीन समाज की स्थापना की। अब इनके प्रभाव जानते हैं और फिर थोड़ा अन्य के बारे में जानते हैं। इनके विचारों ने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को बहुत प्रभावित किया। क्या? इनके विचार ने समाज को और देश की अर्थव्यवस्था को एंड राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पर प्रकाशित किया और बाद में दास कैपिटल भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में। BA अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कार्ल मार्क्स का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक प्रमुख विचारक थे जिन्होंने आधुनिक समाज और राजनीति गहराई से प्रभावित किया। उनके विचारों को समझना आज भी प्रासंगिक है, खासकर पूंजीवादी वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय के मुद्दों को। जो उनके द्वारा पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को और सामाजिक न्याय के मुद्दों को समझना आज भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स को राजनीति में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूंजीवादी की आलोचना की, समाजवादी विचारधारा को विकसित किया, ठीक है। मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम है और पूंजीवादी में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई वर्ग नहीं होगा और उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा। वो बोलते थे कि पूंजीवादी से जो गरीब मजदूर है उनका शोषण होगा, इससे अच्छा यही है कि जो सार्वजनिक संसाधन है उस पर समाज का अधिकार हो और सब मिलजुल कर बांट बटा के खावे। इनका ऐसा एक विचार था। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों को संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, ठीक है। ये वर्ग संघर्ष आ गया। मार्क्स का मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम है। उनका कहना था कि हमेशा से समाज दो वर्गों में बटा रहा है, एक शासक वर्ग और शासित वर्ग। पूंजीवादी में शासक वर्ग और पूंजीपति वर्ग है और शासित वर्ग श्रमिक वर्ग है। मतलब शासक लोग होते हैं जो शासित पे जुर्म करेंगे। और दूसरा था पूंजीवादी की आलोचना। मार्क्स ने पूंजीवादी को एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में देखा। उनका मानना था कि पूंजीवादी वर्ग है जो श्रमिक वर्ग का शोषण कर मुनाफा कमाएगा। क्रांति, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति आवश्यक है। भाई मार्क्स ने बोला है कि अगर पूंजीवादी को उखाड़ के फेंकना है तो क्रांति करनी पड़ेगी। उनका मानना था कि श्रमिक वर्ग को एकजुट करो और पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दो। वैसा ही क्या, छेड़ दिया, ठीक है। फिर था समाजवाद और साम्यवाद। मार्क्स ने समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणाओं को मानना था कि समाजवाद एक संक्रमणकाली चरण है जो पूंजीवाद को साम्यवाद की ओर ले जाता है। साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं होगा और उत्पाद के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा। जो उत्पादन होते हैं उसमें सभी का बराबर एकदम सबका बराबर अधिकार होगा। और समाजवाद में ज़्यादा ये विश्वास करते थे और फिर इनको पता चला समाजवाद है जो पूंजीवादी की तरफ मिल गया है तो साम्यवाद की सपोर्ट करने लगे थे। ऐसे थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों का प्रभाव क्या पड़ा? समाजवादी आंदोलन। मार्क्स के विचारों ने दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। कई देशों में समाजवादी पार्टियों का गठन हो गया, अपने ही भारत के अंदर भी हो गया था, ठीक है। समाजवादी पार्टियां बन गई। क्रांतियां, मार्क्स के विचारों ने क्रांति को प्रेरित किया और फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हो गई 1917 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और फिर मानते हैं मार्क्स के आधुनिक राजनीतिक विचारधारों पे क्या, फिर निष्कर्ष पढ़ते हैं। मार्क्स के विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विचारों को बहुत प्रभावित किया है। उनका काम आज भी राजनीतिक सिद्धांत, समाजतंत्र और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं।
कार्ल मार्क्स एक महान राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया। उनका काम आज भी प्रासंगिक है और उनके विचारों का अध्ययन आज भी राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स के हमने राजनीतिक विचार पढ़े, उनके पर्सनल बातें पढ़ी, सब कुछ हम कार्ल मार्क्स के बारे में जान लिया। वो साम्यवाद का समर्थन करते थे, समाज का समर्थन करते थे। ठीक है, अब जानते हैं न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, जिसे न्याय के रूप में निष्पक्षता भी कहा जाता है, एक राजनीतिक और नैतिक सिद्धांत है जो न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा पर केंद्रित है। रॉल्स का मुख्य विचार यह है कि न्यायपूर्ण समाज वो है, क्या रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वो है जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस तरह से व्यवस्थित की गई हो, समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त को भी लाभान्वित कर सके, उन सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। जॉन रॉल्स के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज वो है, मतलब एक न्यायपूर्ण आलो समाज वो है जका है नहीं आपे समाज में बैठा हो और कोई भी चीज़ है नहीं जकी आप उपयोग करना चाहो और आगे बढ़ाना चाहो, अपने रुपया कमाना चाहो, लेकिन जो को समाज में पिछड़े लोग है नहीं पिने भी अगर हाथ लेना पर कोई काम आगे बढ़ो नहीं, तो वो चीज़ है वो आहते हम जानो चाहे जॉन रॉल्स कि जो पिछड़े हुए लोग हैं ना उनको भी साथ लेके चलो, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के दो प्रमुख मुख्य पहलू है। कौन सा है? एक तो है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। मतलब इनको कहना हो कि प्रत्येक व्यक्ति वनी बिन खुद कई स्वतंत्रता हो वनी बिन खुद कने भाषण भाई बोलनो अधिकार होना चाहिए, सभा में बेहनो अधिकार होना चाहिए और अंतकरण स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और दूसरा इनको एक सिद्धांत हो कि अंतर का सिद्धांत और उचित अवसर का सिद्धांत। मतलब सामाजिक और आर्थिक असमानता तभी स्वीकार है जब वे जैसे कि आमने समाज रमो आर्थिक यानी रिपियो टको और समाज रमो ऐसे असमानता ने जदे स्वीकार की जावेला जब समाज रा सब बिछड़ियोड़ा लोग है नहीं बियो ने भी कहीं न कहीं फायदो होना चाहिए। यहाँ समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभान्वित करें और दूसरा है उचित अवसर की समानता के माध्यम से सभी के लिए खुले पदों और स्थितियों से जुड़ियो। ऐसा जॉन रॉल्स का अपना मत था। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स काल्पनिक स्थिति मूल स्थिति की भी कल्पना किया करते थे, जिसमें एक व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे हुआ करता था या बैठा करता था और न्याय के सिद्धांतों पर सहमत होते थे। अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या प्राकृतिक क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। रॉल्स का तर्क है कि इस स्थिति में व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों पर सहमत होंगे तो निष्पक्ष हो कि सभी के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत एकदम संक्षेप वर्णन के अंदर बता देता हूँ। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या था, तो आपको लिखना है राजनीतिक और नैतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, यह नहीं लिखना है। और इसने न्याय, समता और सामाजिक न्याय के बारे में बहस को प्रेरित किया है। अगर पूछ ले जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, तो आपको सिंपली बताता है वो उस समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक असमानता तभी स्वीकार की जाएगी जब जो पिछड़े हुए लोग हैं समाज के अंदर उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका जॉन रॉल्स का अपना सिद्धांत था। अब आपका अध्याय है 15वां बहुसंस्कृतिवादी। इससे साथियों अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको पूरे पाठ के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सारांश मिल जाएगा, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुसंस्कृतिवादी मतलब समाज के अंदर जाति प्रथा, जातीय समूह का अस्तित्व। ठीक है, बहुसंस्कृतिवादी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जातियों और समूहों का अस्तित्व। यह न केवल विभिन्न संस्कृतियों की मौजूदगी को स्वीकार करता है बल्कि उनके बीच समानता और सम्मान को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सांस्कृतिक विविधता को एक मूल्य के रूप में देखता है और इसे बढ़ावा देने की वकालत करता है। अब मान के चलिए हम अब जानेंगे बहुसंस्कृतिवादी के पहलू क्या क्या है। सामाजिक और राजनीतिक। बहुसंस्कृतिवादी समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ रहने और काम करने की अनुमति देता है। क्या बहुसंस्कृतिवादी सामाजिक रूप से देखा जाए तो सभी को एक साथ मिलकर रहने की अनुमति देता है। राजनीतिक, ये राजनीतिक दर्शन के रूप में भी काम करता है जो सरकार को सांस्कृतिक विविधता का प्रबंधन करने और उनको नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने का तरीका बताता है। शैक्षणिक रूप में
बहुसंस्कृतवादी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करना और उनमें सहानुभूति और समझ विकास करना है। अब बात करते हैं बहुसंस्कृतिवादी के लाभ। साथियों, आप ही के लिए सब कुछ मेहनत हो रही है, आप ही के लिए सब कुछ हो रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो के द्वारा। अगर आप इसको नोट के द्वारा पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा और एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करके आओगे एकदम आराम से। इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात के साथियों 2 बज रहे हैं, ठीक है, घर वाले सब सो गए हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इसकी मैंने एक नॉर्मल छोटी सी कोस्ट रखी है 99 रुपीज़, जिसके अंदर आपको 4 PDF फाइल मिलने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये PDF फाइल देने के बाद मुझे आपसे काम नहीं है, और भी तो आने वाले हैं। HI01, HI02, HI05, HI06 सबके PDF आएंगे, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने 4 PDF को ध्यान से पढ़ लिया ना तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वादा रहा मेरा, वादा रहा, मैंने वादा कर दिया ना तो वादा रहा 100% है कि आपके उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सांस्कृतिक समृद्धि, विभिन्न संस्कृतियों का सहअस्तित्व समाज के समृद्ध और जीवंत बनाता है। और सहिष्णुता और समाज, ये सहिष्णुता और समाज को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। आपको PDF कैसे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, स्कैनर भेजो, पेमेंट करो एंड PDF मैं आपको हाथों हाथ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सृजनात्मक और नवाचार, विभिन्न दृष्टिकोणों का संगम रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देता है। बहुसंस्कृतिवादी की चुनौतियाँ, सांस्कृतिक संघर्ष, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संघर्ष और तनाव भी हो सकता है। अब बात करते हैं बहुसंस्कृतिवादी की चुनौतियाँ क्या क्या होती है। देखो, चुनौतियाँ आलोचना, सही गलत, नकारात्मक सकारात्मक, सबके गलत सही पहलू होते रहते हैं। बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौतियाँ है सांस्कृतिक संघर्ष, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संघर्ष और तनाव हो जाता है। देखो भाई, जाति गुट के अंदर, घर परिवार के अंदर देख लो, भाई भाई के बीच में, लोगों के बीच में, संस्कृति के बीच में, गांव के बीच में, नदी के बीच में, नालों के बीच में अपने वो सब कुछ हो जाता है, तो वो तो नॉर्मल रहता है। एकीकरण की चुनौतियाँ, ये सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि सभी सांस्कृतिक समूहों को समाज में अवसर और अधिकार मिले, नहीं मिलता है भाई। संस्कृतिवादी की आलोचना, कुछ लोग बहुसंस्कृतिवादी को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हैं, जो कि सही है, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक मूल्यों को शरण के रूप में देखते हैं। देखो भाई, आमने एक कहावत है कि चढ़ी उड़े नहीं हंसे, मैंने कहना पाले नहीं हंसे, तो थोड़ा बहुत तो गुण अवगुण तो होता रहे। अब इनो एकदम निष्कर्ष जाना, बहुसंस्कृतिवादी एक जटिल अवधारणा है, घनी ओंजी अवधारणा है, जिसके कई पहलू है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है और इसे बढ़ावा देने की वकालत करता है। हालांकि ये चुनौतियों से रहित नहीं है, लेकिन आमने भी ये फाइनल ईयर और छात्रों के वास्ते बहुसंस्कृतिवादी जो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, इन वास्ते हम इन समझियों पे और समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है बहुसंस्कृतिवादी। अब बहुसंस्कृतिवादी के बारे में आप सब कुछ जान चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं जाने हो तो एक बार इन वीडियो में भले ठोक लो, भले देख लो, एग्जाम पहला देख लो और कहीं। अब लास्ट अध्याय है आप वैश्वीकरण, ठीक है। लास्ट अध्याय आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया के विभिन्न देशों और लोगों के बीच बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव, निर्भरता, जिससे क्या वस्तुएं, सेवाएं, विचारों और संस्कृतियों की सीमाओं का आदान प्रदान होता है। उसी वैश्वीकरण कहते हैं। बाहर की चीज़ें ला के यहाँ बेचो और यहाँ की ले जाएगा बाहर ठोको, इसे आयात और निर्यात। और वैश्वीकरण यानी विश्वरी जकी प्राचीन धरातलों हैं, विश्वरा जगह मेन राजनीतिक विचार होगा, सामाजिक विचार होगा, धार्मिक विचार होगा, बे आदान प्रदान करो ना, वो वैश्वीकरण है, ठीक है। वैश्वीकरण यानी विश्व लान अटटेकनी भी चीज़ों। वैश्वीकरण के मुख्य पहलू आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, एम बकिया जगह है लिखियोड़ा बढ़िया है, ठीक है। इसमें देखो, आर्थिक वैश्वीकरण के अंदर क्या आता है? व्यापार, निवेश, पूंजी की सीमाओं के आर पार का आवागमन शामिल हो जाता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों के एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और आदान प्रदान करना, गले लगाना, खाना पीना, घोटाला करना, सब कुछ, ठीक है। उसके साथ आता है राजनीतिक वैश्वीकरण। राजनीति में तो भाई साहब था नहीं था, कहीं होना वाला है। इनमें देशों के बीच सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय होता है और नीतियों का समन्वय, एक दूसरे के आदान प्रदान होता है। प्रौद्योगिकी वो वैश्वीकरण, इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास होता है। प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि तुम मेरो रेडियो ले जान, तुम मन दे दे, 18 खबर बठैन, 18 खबर 8, ठीक है। इससे दुनिया भर के लोगों को जुड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। मैं थाने पहले ही बतायो कि सही गलत हुगलो हकरो, हर चीज रा 2 पहलू हुए, या तो गंदो या सही, फूटरो कोजो,
सब कुछ होता है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण से आर्थिक विकास, जीवन स्तर में सुधार आता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझदारी बढ़ती है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि बाहर की चीज़ें यहाँ अपन को सस्ती मिलती है तो अपन सस्ती ले लेते हैं, या हम जो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो महंगी होती है तो बिक नहीं पाती है, तो इससे उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्थानीय उद्योगों का नुकसान हो जाता है, असमानता में वृद्धि हो जाती है, सांस्कृतिक पर खतरा लहराता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आए, जैसे कि विदेशी निवेश में वृद्धि, IT क्षेत्र में सब बहुत ज़्यादा अपने आगे बढ़िया और सेवा क्षेत्र का विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब हम इसको निष्कर्ष जान लेते हैं वैश्वीकरण का क्या है। तो वैश्वीकरण एक ओंजी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया को बदल रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी। इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे VMU स्टूडेंट्स, जिनका आज पेपर 9 बजे होने वाला है या फ्यूचर में कभी भी होने वाला है, PS05, तो इनके मैंने टोटल 3 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1, 2, 3। 3 पार्टों के अंदर 5-5 पार्टों को ऐसे ही एकदम कहानियों के द्वारा समझाया है, ताकि आपका किसी भी कहीं से भी उल्टा पुल्टा पटक के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आराम से सोल्व कर पाते हो। इस प्रकार क्या है, तीनों की तीनों PDF चाहिए तो भाई साहब 99 रुपये पे करो एंड 4 PDF ले लो मेरे से, एकदम एग्जाम क्वालिफाई करके जाओगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्यों आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड में आपको, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो सिर्फ 5 मिनट मेरे को दे दो, आपका PS05 पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर बता दूंगा। 24 अल्ट्रा फास्ट रिवीजन बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब कुछ बता दूंगा, कैसा पेपर आएगा क्या नहीं आएगा सब कुछ, और उसके साथ ऐसे सीक्रेट बता दूंगा जो आपको कल के एग्जाम को ऐसे चुटकियों में कवर कर देंगे गुरु। तो सबसे पहले मैं सवाल बता देता हूँ, फिर आपको ऐसे सीक्रेट बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ पार्ट A, यानी 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते वाले हैं 7, वो इसी के अंदर से आएंगे, बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक सत्ता और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। राजनीति क्या है साथियों? सत्ता और निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। और दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित होता है। यानी कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी इसी प्रकार सेक्शन B और सेक्शन C का भी बताऊंगा, जो पूरे इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तीसरा है प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, यानी जो प्राकृतिक अधिकार है वो कब से प्राप्त होता है? जन्म से ही। फोर्थ है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता बाधाओं के अभाव को दर्शाती है, यानी जो का नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो बाधाओं के अभाव को दर्शाती है। ठीक है साथियों। पांचवा है लोकतंत्र के जनता की संप्रभुता पर आधारित शासन है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता की संप्रभुता पर आधारित शासन। ठीक है। 6वां पॉइंट है आप सभी का, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। प्लेटो ने कौन से राज्य की कल्पना की है? आदर्श राज्य की। अरिस्टोटल ने राजनीति को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ठीक है, अरिस्टोटल ने राजनीति को क्या कहा है? व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक का मतलब होता है जो हम अपने दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करते हैं। 8वां है मैकियावेली, यानी मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द प्रिंसेस है। ठीक है, मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द प्रिंसेस है। इन 8 में से ही आपके 7 क्वेश्चन आने वाले, बाहर से एक भी नहीं आएगा। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूँ साथियों, मैं आपके लिए मॉडल पेपर की सीरीज भी ले आऊँगा। 2 ऐसे मॉडल पेपर लाऊंगा जिसमें से आपका 100% कल का पेपर बन जाएगा, वो भी शाम 10 बजे से पहले आ जाएगा। उससे पहले बता देता हूँ, मॉडल पेपर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं तो मैं VMU का पेपर बनाता हूँ, नहीं आप में से कोई बनाता है, तो सब लोग गैस करते हैं और गैस किया हुआ पेपर आए या ना आए कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन हम पिछले 3 साल से जो पेपर गैस कर रहे हैं वो 70% एजिटेड क्वेश्चन आते हैं और 20% उससे मिलते जुलते आते हैं, यानी 90% पेपर है जो हम कवर करवाते हैं वो आते हैं साथियों। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। अब आगे क्या होगा वो तो आप और भगवान जाने। ठीक है, उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप पूरी की पूरी बुक का समरी समझना चाहते हैं, हमारा यही टारगेट रहता है, हम हर सब्जेक्ट की पूरी समरी समझाते हैं ताकि उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसे स्टूडेंट आराम से कर सके। इसलिए जो हम बताते हैं उसके अंदर से 90% क्वेश्चन आता है। तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर देना साथियों, आपको टोटल आपके 16 लेसन की समरी मिल जाएगी पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 1, 2 और 3।
तो वो प्लेलिस्ट चेक कर देना, 3 पार्ट देखना ना, 20 लेसन की समरी पूरी की पूरी, सॉरी 16 लेसन की पूरी आपको समरी समझ में आ जाएगी। फिर आप 2 मॉडल पेपर देखना, आज के पेपर नहीं कल के पेपर में 100% आपका पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना साथियों। और अगर आपको पूरा चाहिए जिसके अंदर 16 लेसन समरी भी हो प्लस 3 मॉडल पेपर हो, जिसके अंदर से आपका 99% कल का पेपर बने, तो डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसे भी आप ले सकते हो। ठीक है साथियों, तो अब बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ। उससे पहले बताता हूं और आपके सेक्शन 2 के जो पॉइंट आ सकते हैं। फेक है, हॉब्स ने शक्तिशाली संप्रभु का समर्थन किया। हॉब्स ने क्या मतलब संप्रभुत्व का समर्थन किया था, वो शक्तिशाली संप्रभु का समर्थन किया था हॉब्स ने। लॉक ने सीमित सरकार का सिद्धांत दिया था। लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सीमित सरकार का सिद्धांत दिया था। रूसो ने लोक इच्छा की अवधारणा दी थी। ठीक है, रूसो ने कौन सी दी थी, लोक इच्छा की अवधारणा। और मार्क्स का दर्शन वर्ग संघर्ष पर आधारित है। जो मार्क्स का दर्शन है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है। जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता कहा है, यानी न्याय निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। और बहुसंस्कृतिवादी संस्कृति विविधताओं को मान्यता देता है। जो बहुसंस्कृतिवादी होते हैं वो संस्कृति को मान्यता का विविधता देता है। और वैश्वीकरण क्या होता है साथियों, विश्व के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया, यानी 193 कंट्री है उनके बीच आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण हो। ये तो आपका 24 अल्ट्रा रिवीजन है, अभी मॉडल पेपर आने बाकी है। और सेक्शन बी के अंदर आपके साथियों 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, वो इसके अंदर से ही आएंगे। पहला आएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे ही आया आपको 7 पॉइंट लिखने हैं। एक तो जनता की सर्वोच्चता, यानी लोकतंत्र के अंदर जनता की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं। अपने लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, राइट। और बहुदलीय व्यवस्था होती है। भारत के अंदर नहीं तो एक दल है नहीं 2 दल है, भारत के अंदर बहुत सारे दल है, तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। 4th लिखना है कानून का शासन होता है, यानी विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका है जो इसका निरीक्षण करती है, तो कानून का शासन होता है। मौलिक अधिकार होता है, जो व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जवाबदेही सरकार होती है। ये सरकार है, ये जनता है, ये सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, और लास्ट है जन भागीदारी होती है, यानी लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी होती है, जनता के द्वारा चुना गया ही शासन होता है। तो ये 7 पॉइंट जैसे ही लोकतंत्र आपको दिखे टिप देना, 7 में से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा क्या आ सकता है, आपके अधिकार आ सकते हैं, यानी अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ही अधिकार शब्द के 7 पॉइंट आपको टीपना है। पहला गरिमापूर्ण जीवन का आधार होता है, यानी सरल स्वभाव जीवन का आधार होता है। और प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, जन्म से लेकर जन्म होता है वहां से उनको प्राकृतिक अधिकार मिल जाता है। नागरिक अधिकार के बारे में, राजनीतिक अधिकार के बारे में और सामाजिक और आर्थिक अधिकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके अधिकार पूछे जा सकते हैं। अधिकार कर्तव्य संबंध पूछे जा सकते हैं और संवैधानिक सुरक्षा पूछी जा सकती है। राज्य की बदलते भूमिका पूछी जा सकती है कि राज्य की कैसे भूमिका बदल जा सकती है। रक्षक राज्य पूछे जा सकते हैं। कल्याणकारी राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक न्याय के बारे में पूछा जा सकता है कि समाज के अंदर किस प्रकार न्याय हो रहा है। और आर्थिक विकास के बारे में पूछा जा सकता है और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा सकता है। और न्याय भूमिका के बारे में पूछा जा सकता है और वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है। ये 7 पॉइंट है साथियों जो आपके पूछे जा सकते हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करूंगा उन छात्रों के लिए जो या तो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे छात्र जो घर की जिम्मेदारी की वजह से बाहर रह रहे हैं और एक रात के अंदर वीएमओ का एग्जाम क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्सों से 99% मार्क्स से आप कंप्लीट कर सकते हो। बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी वीएमओ कोर्स बनाया गया है जिसकी एकदम पिज्जा बर्गर जितनी प्राइस रखी गई है, वो कोर्स आपके लाइफ टाइम काम आएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे चेकआउट कर देना। वहाँ से आपको टाइम स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए ताकि एक रात के अंदर आप पासा पलट सकते हो। जैसे एक सरपंच अपने वोट के लिए बदलता है दारू पिलाकर। तो अब टू बी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है साथियों, अब हम सेक्शन सी के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। सेक्शन आपके सी के साथियों मुख्य रूप से जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से वो जानते हैं। ये तो प्लेटो के राजनीतिक विचार पूछे जा सकते हैं, रूसो के राजनीतिक विचार पूछे जा सके, मार्क्स के राजनीतिक विचार पूछे जा सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर राजनीतिक विचार होंगे और इन 3 महान व्यक्तियों में से एक का पूछा जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा साथियों या तो सिद्धांत पूछा जा सकता है या लोकतंत्र की अवधारणा पूछी जा सकती है। तो साथियों रोल्स का न्याय सिद्धांत पूछा जा सकता है या लोकतंत्र की अवधारणा पूछी जा सकती है या वैश्वीकरण के प्रभाव या बहुसंस्कृतिवादी। इन 7 पॉइंट में से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे और जो हम मॉडल पेपर लाएंगे ना उसके अंदर ये सब कुछ शामिल रहेगा। साथियों मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि एक बार आप अपने 16 लेसन की समरी जरूर पढ़ लें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ये सिर्फ 24 वाला अल्ट्रा का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर फ्री मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो इसके साथ 16 लेसन की समरी प्लस 3 मॉडल पेपर बने, जो आपको मेरे 12 महीने की मेहनत है जो सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटे के अंदर क्लियर कर सकते हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और साथियों एक चीज़ बता देता हूँ, बैक इंस्टीट्यूट टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स जरूर से ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अगर आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद घर बैठे तगड़ा पैसा छापना चाहते हो तो भग्गू फैशन के साथ ज्वाइन हो जाना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना भग्गू फैशन, उसके साथ कनेक्ट हो जाना। और भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि वहाँ पे आपको एआई फाइनेंस लाइफ रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों लास्ट डे स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सेक्शन ए के अंदर पूरा इसी में से आएगा, सेक्शन बी के अंदर भी आपका 22 से 25 इस नंबर पे बनेगा, और सेक्शन सी में भी। तो साथियों यह आपका पूरा का पूरा 60 से 65 मार्क्स का रियल चांस स्ट्रेटेजी पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लेना, क्योंकि स्मार्ट बॉय कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। कॉस्ट चेकआउट गोल्ड मेंबरशिप लेने पर आपको एजिटेड पेपर भी मिल सकता है और सारे के सारे सीक्रेट मिल जाएंगे, और सही टॉपर का जो बैक बेंचर का स्ट्रेटेजी कोर्स है वो भी फ्री के अंदर मिल सकता है। तो फटाफट जाओ अभी के अभी एक्शन लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अगर मॉडल पेपर का जल्दी क्लास चाहिए तो कमेंट में लिख दो मॉडल पेपर, जल्दी आपके लिए क्लास आ जाएगी। थैंक्स। हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मुझे पता है अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होना, कोई बात नहीं। PS05 राजनीति विज्ञान साथियों, इस एक वीडियो से ना आपके 70 में से 65 नंबर प्लस क्वेश्चन सिर्फ इस एक मॉडल पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं, आपके लिए 3 महा बोनस पॉइंट है ऐसे सीक्रेट जो वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, बिकॉज बोनस तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। और हाँ, बाकी एग्जाम की तैयारी भी यही करवाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। तो साथियों राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन जो आपका पेपर होने वाला है, सुपर हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल पेपर है साथियों। ये मॉडल पेपर नहीं है, एजिटेड पेपर है। 3 घंटे के अंदर 70 मार्क्स का पेपर देना है आपको। कैसे उत्तर लिखने हैं, कैसे सीक्रेट होते हैं, वीएमओ का एग्जाम कैसे क्लियर किया जाता है, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का खंड अ, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का आने वाला है। टोटल 14 नंबर का खंड होने वाला है और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन आने वाला है साथियों आप सभी का, राजनीति की परिभाषा दीजिए। यानी आपकी जो बुक का नाम है उसी की परिभाषा पूछ रहा है साथियों। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट। एजिटेड 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राजनीति समाज में सत्ता, शासन, अधिकार और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है साथियों। राजनीति क्या है? राजनीति समाज के अंदर सत्ता, शासन, अधिकार और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है? साथियों कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है वह राज्य, वह नागरिक जो सामाजिक आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यानी वह इंसान जो समाज की आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार क्या है? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। वे अधिकार जो जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन और स्वतंत्रता साथियों। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए साथियों। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बाहरी बाधाओं को अभाव की स्वतंत्रता, यानी जो बाहरी बाधाएं होती है उनके अभाव की स्वतंत्रता। पांचवा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। साथियों लोकतंत्र की एक या अनेक विशेषता है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है वो है जनता की भागीदारी। 6वां क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है साथियों? तो वो है द प्रिंस। एजिटेड 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम के अंदर छप चुका है। अज्ञान का आवरण किसने दिया था? साथियों अज्ञान का आवरण दिया था जॉन्स रॉल्स ने। इस प्रकार हमने सेक्शन ए के आपके 7 क्वेश्चन पढ़े साथियों। 7 में से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। अब बढ़ते हैं आपके खंड ब की तरफ। उससे पहले मैं आपके लिए बोनस पॉइंट और सीक्रेट बता देता हूं साथियों। अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो भग्गू फैशन के साथ जुड़ जाना, वहां से आप घर बैठे पैसे तगड़ा कमा सकते हो। और सेकेंड चीज, अगर आप चाहते हो कि चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, खंड ब है साथियों, उसके अंदर पहला क्वेश्चन आएगा आपका। उससे पहले बता देता हूं, टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे खंड ब के अंदर, और 6 में से आपको टोटल 4 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, जो आपको 200 शब्दों के अंदर उत्तर देना है साथियों। अगर आप 200 शब्द लिख भी दोगे तो भी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला उस ट्रिक का यूज करोगे तो आपको टोटल 7 में से 7 नंबर मिलेंगे साथियों। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 7 पॉइंट लिखोगे और प्रत्येक पॉइंट को 2 लाइन के अंदर लिखोगे तो आपको 7 में से 7 नंबर पूरे मिलेंगे साथियों।
ऐसे सीक्रेट हमने बैक बेंचर टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स के अंदर बताए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लेना कोर्स को। साथियों उससे कोर्स लेने के बाद आपके अंदर एक अलग ही माइंड लेवल आ जाएगा साथियों। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, अधिकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अधिकार की अवधारणा क्या होती है वो जानते हैं। अधिकार व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होता है साथियों। अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े होते हैं। प्राकृतिक अधिकार जन्मजात से होते हैं साथियों। नागरिक अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं नागरिकों को, जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार शासन में भागीदारी देते हैं साथियों। ये हम समझ रहे अधिकार की अवधारणा। सामाजिक आर्थिक अधिकार कल्याण से जुड़े होते हैं साथियों। संविधान अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये 7 पॉइंट है, अगर 7 पॉइंट लेके आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे साथियों। अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एजिटेड आपको लाइव कमेंट के अंदर आंसर दे दूंगा गुरु। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना देना चाहता हूं साथियों कि अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरा एजिटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता के प्रकार समझाइए। यानी स्वतंत्रता के प्रकार कौन से है वो बताने। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण जीवन का अधिकार होता है साथियों, यानी सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए अधिकार और स्वतंत्रता होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा होता है नकारात्मक स्वतंत्रता बाधाओं के अभाव से जुड़ी होती है। यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जो ढीली स्वतंत्रता होती है, वो बाधाओं के अभाव से जुड़ी होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता विकास के अवसर देती है साथियों। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। असीम स्वतंत्रता अराजकता लाती है। लोकतंत्र स्वतंत्रता का पोषक है और स्वतंत्रता समानता से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार हमने स्वतंत्रता के प्रकार समझे गुरु। अब हम अगले लेसन के अंदर, अगले क्वेश्चन के अंदर, बार बार लेसन इसलिए आ रहा है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपको बता देता हूँ। नहीं तो वीएमओ का पेपर मैंने बनाया, नहीं आपके किसी रिलेटिव ने बनाया। तो कुल मिला के साथियों जो भी लोग गेस्ट करते हैं वो गेस्ट करते हैं पेपर, रियल पेपर किसी को नहीं पता चलता। तो हम पिछले 3 साल से जो पेपर गेस्ट कर रहे हैं उसमें से 70% एजिटेड सवाल देखने को मिलते हैं और 20% होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं और 10% आउट ऑफ चले जाते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रहती है, जिससे हमारे 90% प्लस सवाल आते हैं, हम सबसे पहले पूरी बुक का सारांश समझाते हैं। इसी प्रकार हमने 16 लेसन का सारांश आपके PS05 पॉलिटिकल साइंस का समझा के रखा है। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर देना PS05 की साथियों। वहां से आपको 3 पार्ट के अंदर 16 लेसन की समरी समझाई है। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो है 3 साथियों। 3 वीडियो देखने के बाद आप पूरी बुक समझ जाओगे, 16 लेसन की समरी समझ जाओगे। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता क्या है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता होती है, राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना होता है। यानी एक राष्ट्र का उद्देश्य क्या होता है, न्याय की स्थापना करना साथियों। दूसरा, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। राजा एकदम शासन करने योग्य होना चाहिए। 3 वर्गों में समाज का विभाजन क्या है प्लेटो ने साथियों। निजी संपत्ति का निषेध रखा इन्होंने, यानी शासकों हेतु निजी संपत्ति का निषेध रखा था इन्होंने। और शिक्षा पर विशेष बल दिया है साथियों प्लेटो के अनुसार, तभी एक राज्य प्रमुख रूप से संपूर्ण बन सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला है नैतिकता प्रधान शासन और फिर है लोकतंत्र की आलोचना। साथियों ये प्रकार थे जो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के प्रति विशेषता बताई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हॉब्स के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत में विवेचना कीजिए। यानी हॉब्स कौन था वो जानते हैं। तो हॉब्स के अनुसार साथियों अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना करते हैं साथियों। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजक थी, जीवन असुरक्षित था। हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध और के सुरक्षा हेतु अनुबंध हुआ, शक्तिशाली संप्रभुओं का निर्माण हुआ, व्यक्ति ने अधिकार त्यागे। और साथियों हॉब्स के अनुसार और सामाजिक अनुबंधन क्या हुए थे, निरंकुश राज्य का समर्थन किया और शांति व सुरक्षा का लक्ष्य रखा था साथियों। इस प्रकार मैंने आपके सेक्शन बी के साथियों 4 क्वेश्चन बता दिए। 5वां क्वेश्चन जिसे 1000% इंपोर्टेंट होने वाला है वो है वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। साथियों एजिटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये, तो फटाक से इस वीडियो को आराम से देख लेना। वैश्वीकरण के पहला प्रभाव है विश्व का आर्थिक एकीकरण। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्री है, उन सभी का आर्थिक एकीकरण, एक दूसरे से दूसरे देशों के आपसे मिलाप, मुक्त बाजार को बढ़ावा मिला वैश्वीकरण से, और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, तकनीकी विकास हुआ साथियों, एक देश से दूसरे देश के मध्य आपसे वार्तालाप बढ़े,
विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है और राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुए हैं साथियों, और असमानता में वृद्धि हुई है और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा है साथियों। ये प्रमुख 7 पॉइंट थे जो वैश्वीकरण से आए थे। ऑलराइट, आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैंने आपके सेक्शन बी और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन बता दिए, इसी में से आएंगे। अब बात करेंगे सेक्शन सी क्वेश्चन के बारे में साथियों। सेक्शन सी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 14 अंक का होगा, 500 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। आप 4 पेज भरोगे फिर भी आपको 5 से 6 नंबर मिलेंगे साथियों। किस प्रकार आपको क्वेश्चन लिखना है ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिले गुरु, उसके लिए आपको करना क्या होगा, 14 पॉइंट लिखने होंगे और प्रत्येक पॉइंट को कम से कम 3 से 4 लाइन के अंदर लिखना होगा। चाहे आप गलत लिखोगे तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा गुरु। तो मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और अब भी खरीदने पर लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, प्लस 16 लेसन की समरी मिल जाएगी और उसके साथ 2 और मॉडल पेपर फ्री में के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर 100% इसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पूरे बारे में नहीं कि मैंने सिर्फ आप 1 घंटे में पढ़कर एग्जाम के क्लियर कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करना छोड़ो। पिछले 30 साल का अनुभव बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बताता हूँ वही आते हैं गुरु। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर एचटेड पूछा जाएगा। यानी जीन जैक्स रूसो के सामाजिक विचार क्या थे। पहला विचार था उनका, रूसो का केंद्रीय विचार लोक इच्छा है। यानी रूसो के अनुसार जो लोगों की इच्छा है वही केंद्रीय विचार है, जो समाज के सामूहिक हित को व्यक्त करता है। दूसरा है लोक इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं का योग नहीं बल्कि सामान्य भलाई का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान था, यानी जन्म सिद्ध अधिकार होता है मनुष्य का, उसमें वो स्वतंत्र और समान था। समाज के विकास से असमानता और बंधुत्व उत्पन्न होता है साथियों। ये किसके अनुसार है, ये जीन जैक्स रूसो के अनुसार है। सामाजिक अनुबंधन द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं लोक इच्छा में समर्पित करता है। इस अनुबंधन से राज्य का निर्माण होता है और रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। आई होप आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने लेसन की समरी नहीं पढ़ी है। तो फटाफट जाओ, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लेलिस्ट देखो और पूरी की पूरी 16 लेसन की समरी समझो। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, वरना एक छोटा सा कंजूसी के चक्कर में तुम्हारे फाइनल ईयर का रिजल्ट बिगड़ गया ना गुरु, फिर मुंह दुकाने लायक नहीं रहोगे। फटाफट बैक टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स देखो एंड पीडीएफ को फटाफट बाय करो। उस चैनल की गोल्ड मेंबरशिप तक ले लो साथियों। मैं आपके लिए 10 बजे लाइव लेके आने वाला हूँ गोल्ड मेंबरशिप तक के लिए, सिर्फ गोल्ड मेंबर के लिए, जिसके अंदर से पूरा का पूरा पेपर ऐसे तुम्हारे आगे फेंक दूंगा, ठीक है। तो 10वां है साथियों, उससे पहले 8वां पॉइंट है, इन्होंने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जनता की संप्रभुता के विरुद्ध माना। कानून लोक इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। सच्ची स्वतंत्रता कानून के पालन में निहित होती है। रूसो समानता के प्रबल समर्थक थे साथियों और उन्होंने नैतिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि हर इंसान स्वतंत्र होना चाहिए। नागरिकों की शक्ति भागीदारी आवश्यक मानी है, यानी सत्ता के अंदर नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि रूसो को आधुनिक लोकतांत्रिक विचारक माना जाता है साथियों। इस प्रकार हमने रूसो के आधुनिक विचारों के बारे में जाना, जो आपको 14 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या था, उसकी विवेचना करनी है। आइए जानते हैं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या है। साथियों अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो गोट के पी लेना। कल 14 नंबर के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो राजनीतिक विचार पूछे जाएंगे और दूसरा पूछा जाएगा न्याय के सिद्धांत, ठीक है। तो जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि न्याय किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो सही है उसको सही ठहराओ, जो गलत है उसको गलत ठहराओ। उनका सिद्धांत उदार लोकतांत्रिक समाज के लिए था। रॉल्स ने अज्ञान की अवधारणा दी। उनका मानना था कि अज्ञानता हटाओ और ज्ञानता लाओ। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति नहीं जानता था। इसके अंतर्गत क्या था साथियों, व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति नहीं जानता था। इनके नियम निष्कर्ष रूप से बनाए जाते हैं। और साथियों पहला सिद्धांत सभी को समान मूल्य स्वतंत्रताएं देता है। दूसरा इनका जो सिद्धांत था वो असमानताओं को सीमित करता है। असमानता तभी उचित है जब वो कमजोर वर्ग के हित में हो, यानी असमानता तब उचित है जब वो कमजोर वर्ग के हित में हो। इसमें अंतर सिद्धांत कहा जाता है। अवसर की समानता को अनिवार्य माना है इन्होंने। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर इन्होंने बल दिया है और राज्य की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ी जाती है साथियों। यह सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत करता है। और रॉल्स का सिद्धांत मानवतावादी और व्यवहारवादी होता है। व्यवहारवादी का मतलब होता है जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही है और व्यवहार में ले रहे वो चीजें।
इस प्रकार हमने पार्ट 1 यानी मॉडल पेपर 1 को हमने क्लियर कर लिया साथियों। 50 से 60% इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। फिर भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा, एक और मॉडल पेपर, जिसके बाद आपका 100% पेपर बन जाएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट जाके उसको देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मेरे 12 महीने की मेहनत सिर्फ आप 1 घंटे में पढ़कर क्लियर कर सकते हो। सोच लो, अभी खरीदने पर इस पीडीएफ के साथ आपको 16 लेसन की समरी प्लस 2 और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिसे आप 1 घंटे में पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक्स, लव यू। प्रॉमिस, ये लास्ट मॉडल पेपर है, इसके बाद मैं आपके लिए कोई भी मॉडल पेपर लेकर नहीं आऊँगा। बता देता हूँ, इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है इसका। अगर 2 मॉडल पेपर देख लेना आपने साथियों, कल का आपका पेपर 100% इन दोनों मॉडल पेपर से ही आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर आपने 16 लेसन की समरी नहीं पढ़ी है तो ये दोनों मॉडल पेपर आपको एजिटेड समझ में नहीं आएंगे, और इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ भी गया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा क्या है, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको 3 वीडियो के अंदर 16 लेसन की पूरी समरी समझाइए। समरी पढ़ लोगे और 2 वीडियो 2 मॉडल पेपर पढ़ लोगे, आपसे वादा करता हूँ 100% पेपर आपका क्लियर होगा। इतना टाइम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ की लिंक है, डाउनलोड करके आप आधा घंटे के अंदर सिर्फ 16 लेसन की समरी प्लस 3 मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। शुरुआत में इसलिए बता दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इस एक वीडियो से आपको 60% क्वेश्चन है जो इस एक वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से देना। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, राजनीति को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? तो राजनीति को व्यवहारिक ज्ञान है वो कहा है अरिस्टोटल ने। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य लिखिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक कल्याण की व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिकता का आधार क्या होता है? नागरिकता का अधिकार होता है अधिकार और कर्तव्य। लोकतंत्र को जीवन पद्धति किसने कहा है? वो कहा है जॉन ड्यूई ने। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से कौन संबंधित है? वो है हॉब्स, लॉक और रूसो। अगला है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। 7वां क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और संरक्षण करना। 7 में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एजिटेड देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा पिछले 3 साल का अनुभव बता रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हो सिर्फ एक वीडियो से आपका 100% पेपर क्लियर हो जाए और उसमें से ही आए पूरे का पूरे क्वेश्चन, तो इस मेंबर के लिए, गोल्ड मेंबर के लिए या इस चैनल के मेंबरशिप तक के लिए, जो पेड मेंबर है ना, उनके लिए मैंने लाइव अपलोड कर दिया है। जाके देख सकते हो, लाइव वाले सेक्शन में जाना, सिर्फ गोल्ड के लिए ही है वो, जो इस चैनल के मेंबरशिप है ना उनके लिए है। और 100% पेपर उनमें से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये सिर्फ गोल्ड मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है। तो चलो, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, राज्य की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो राज्य की जो भूमिका बदल रही है उस पर प्रकाश डालते हैं। पहला है, प्रारंभिक राज्य रक्षक राज्य रहा था, यानी जो पहले थे पुराने राज्य थे वो क्या था, राज्य रक्षक के रूप में थे। लेकिन आधुनिक राज्य क्या है, जन कल्याणकारी बन गए हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य राज्य के कार्य बन चुके हैं, यानी शिक्षा कंपलसरी हो गई और स्वास्थ्य रिलेटेड है जो राज्य के कार्य बन चुके हैं। और सामाजिक न्याय पर बल दिया जा रहा है और आर्थिक विकास में भूमिका बढ़ी है साथियों। ठीक है, और इसके अलावा वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है और राज्य अब नियामक की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब समझ गए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, स्वतंत्रता की अवधारणा को समझिए। तो स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है वो जानते हैं। सबसे पहला, स्वतंत्रता विवेकपूर्ण जीवन का अधिकार है। दूसरा, ये असीम स्वेच्छा आधार नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता बाधाओं से मुक्ति है और सकारात्मक स्वतंत्रता विकास के अवसर देती है। ठीक है साथियों, अब आपका 5वां है, कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लोकतंत्र स्वतंत्रता का पोषक है और स्वतंत्रता समानता से जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अरिस्टोटल के शासन वर्गीकरण को समझाइए। अरिस्टोटल के शासन वर्गीकरण क्या है वो जानते हैं। अरिस्टोटल ने शुद्ध व विकृत शासन बताए हैं। शुद्ध राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक शासन बताया है। विकृत यानी जिसके अंदर निरकुशलता और अल्पतंत्र और भीड़तंत्र के बारे में बताया है। और शासन का उद्देश्य जनहित होना चाहिए और मध्य वर्ग को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है साथियों, और संतुलित शासन पर बल दिया है और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, मैकियावेली के राजनीतिक विचार लिखिए। मैकियावेली के क्या राजनीतिक विचार थे वो जानते हैं। सबसे पहला था, राजनीतिक को नैतिकता से अलग किया इन्होंने। शक्ति को राजनीतिक केंद्र माना। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि माना। द प्रिंस उनकी प्रमुख कृति थी और यथार्थवाद राजनीति का इन्होंने समर्थन किया था। और साधना साध्य को कठिन दृष्टिकोण रहा और आधुनिक राजनीति का जनक इनको कहा गया था। ठीक है साथियों, अब अगला है आपका वैश्वीकरण के लाभ और हानियां लिखिए।
तो वैश्वीकरण के सबसे पहले लाभ कौन से है? विश्व का आर्थिक एकीकरण हुआ, तकनीकी विकास में वृद्धि हुई, ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ा साथियों, और रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और असमानताओं में वृद्धि हुई, ठीक है, और साथियों सांस्कृतिक प्रभाव बढ़े और राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ। अब आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। यानी कार्ल मार्क्स के कौन से राजनीतिक विचार थे वो जानते हैं। सबसे पहला, कार्ल मार्क्स का राजनीतिक दर्शन ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित था। उनके अनुसार समाज की संरचना आर्थिक व्यवस्था से निर्धारित होती थी। राजनीतिक कानून विचारधाराओं उससे आर्थिक विकास पर आधारित होती है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक ढांचा समाज का आधार है, जबकि राजनीतिक राज्य अधिरचना है और राज्य का स्वरूप शासक के वर्ग हितों में अनुसार बनता रहता है। साथियों इसी प्रकार आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर दे दिए, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी आप सभी के लिए पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। पीडीएफ को खरीद लेना, पूरे 12 महीने की मेहनत है, जिसे आप 1 घंटे में पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं साथियों। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जिसके अंदर आपको 16 लेसन की समझी प्लस 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बाकी एक बार कॉस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।